तो हे गाइस, लेकर आ चुके हैं हेल्स ऑफ पैराडाइज एंड वेगा सीजन 2 और इसके सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो गायमारू होता है उसने अपने टाओ का कुछ ज्यादा यूज कर लिया होता है, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस आइलैंड के ऊपर क्या करने आया है। बस उसे इतना याद होता है कि वो एक निंजा है और इन सभी लोगों को पता चल चुका है कि एलेक्सेस नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कि इतने दिनों से ये जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो है ही नहीं। तो क्या ये सब लोग जिंदा घर लौट पाएंगे, देखते हैं वीडियो में। और तभी सीन चेंज होता है और हम एक बंदे को देखते हैं और इस बंदे का नाम जीका होता है और ये यामाडा क्लैन का एक एग्जीक्यूटर है। और जो सामने बैठे लोग होते हैं वो उससे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बंदा एक लौता है जो उस आइलैंड से जिंदा लौट कर आया है, इसलिए ये उससे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। पर लेकिन जो जीका होता है वो इन सबको बड़े हल्के में ले रहा होता है और फिर ये बंदा सभी लोगों को बताता है कि जिस तरह हम कमांडर के कहने पर एलेक्सर ऑफ लाइफ लेने गए थे, पर लेकिन रास्ते के बीच में कुछ क्रिमिनल्स ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया और ये बंदा जिस क्रिमिनल का इंचार्ज था वो मारा गया और उसे चौबे नहीं मारा था। और जब ये बंदा वापस आने की सोचता है तब जो सीक्रेट्स होते हैं वो उसे आने ही नहीं देते हैं। और ये बात सुन के ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि जिस आइलैंड से 60 से ज्यादा लोग वापस नहीं आ पाए उससे तुम कैसे आ गए। जिस पर ये बंदा कहता है कि मुझे अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्रिमिनल्स की फैमिली वालों को उनकी डेथ के बारे में बताना था, इसी वजह से वो जैसे तैसे करके यहाँ पर आ गया। पर लेकिन ये बंदा उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है, जिस पर जीका कुछ भी बता नहीं रहा होता है और वो बस उन्हें उस आइलैंड से दूर रहने के लिए कहता है। और वो कहता है कि वो आइलैंड इस दुनिया का नहीं है और बस तुम लोग उससे दूर रहो, और अगर उस आइलैंड पे कोई जाता है तो वो एक बेवकूफी होगा। जिस पर वो बंदा कहता है क्या तुम आर्मी कमांडर को बेवकूफ कह रहे हो। और ये दोनों बंदे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। पर लेकिन तभी जो जीका का साथी होता है वो उसी गलती पर अपना सर झुकाकर माफी मांगता है, पर लेकिन ये बंदा इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और तभी जो साइड में बैठा हुआ दूसरा बंदा होता है वो उसे कहता है कि जो ये बंदा सर झुकाकर बैठा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये बात सुनकर ये बंदा जीका की गलती के लिए इसे माफ कर देता है और वो कहता है कि अब तुम ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें आर्मी कमांडर के निर्देशों के बारे में बताऊंगा। और फिर बंदा कहने लगता है कि आर्मी कमांडर का ऑर्डर है कि यामाडा क्लैन के कुछ लोग उस पैराडाइज आइलैंड पर जाएंगे और वापस सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे, और जो बंदे उस आइलैंड पर जाने के लिए सूटेबल होंगे, मतलब कि चुने जाएंगे, उन्हें यामाडा क्लैन का शोगुन चुनेगा। और फिर ये दोनों बंदे वहां से जाने लगते हैं और जाते समय जीका कहता है कि ये समुराई बस एक प्यादे हैं जिनकी जान की कोई भी कीमत नहीं है। पर लेकिन शोगुन जीका के इस बर्ताव के लिए उसे बहुत डांटता है, पर लेकिन जीका इसे भी हल्के में ले रहा होता है। और जब वो उसकी चेहरे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि जो शोगुन है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए जो जीका होता है वो उससे माफी मांगता है अपने इस बर्ताव के लिए। और वो कहता है कि मैं अभी एजेंट की जगह पर हूँ और मैं नहीं चाहता कि एजेंट के एब्सेंस में यहाँ पर सब कुछ बिगड़ जाए। जिस पर जीका कहता है कि तुमने तो मुझे इम्प्रेस ही कर दिया, तो चलो बताओ अब हम पैराडाइज पर जाने के लिए किन क्रिमिनल्स को चुनने वाले हैं। जिस पर शोगुन कहता है कि इस बार वो लोग इवाकुरे गाँव के शिनोबीज को भेजने वाले हैं। जब वो लोग पैराडाइज पर जाने वाले क्रिमिनल्स को चुन रहे थे तब इवाकुरे गाँव के शिनोबी ने सभी को मार दिया और इसी वजह से कमांडर ने वहाँ पर मौजूद 4 शिनोबियों को आइलैंड पर जाने के लिए चुन लिया। और उस बात से उस गाँव के चीफ को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस आइलैंड के ऊपर उनका कुछ इंपॉर्टेंट सामान रह गया है। और वो शोगुन कहता है कि क्रिमिनल्स के ऊपर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा बुरा है। और हाँ जीका, तुम भी तैयारी कर लो, तुम भी हमारे साथ उस आइलैंड पे जाने वाले हो। जिस पर जीका कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी उस आइलैंड के ऊपर नहीं जाऊंगा। जिस पर शोगुन कहता है कि आइसन ने कहा था कि वो दूसरे दिन रिपोर्ट भेजेगा, पर लेकिन आज तीसरा दिन है और सिर्फ आइसन ही नहीं, मुझे बाकी सबकी भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, इसलिए मैं उनके वापस आने का वेट नहीं कर सकता हूँ। हमें जल्द से जल्द उस आइलैंड पर जाकर इस मिशन को खत्म करना होगा। और तभी जीका से एक बंदा कहता है कि वो उस चीज का क्या करे जो वो अपने साथ लेकर आया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जीका अपने साथ पैराडाइज आइलैंड का एक मॉन्स्टर लेकर आया होता है। जीका इस मरे हुए मॉन्स्टर को अपने साथ इसलिए लाया है ताकि वो सभी लोगों को दिखा सके कि पैराडाइज आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है। पर लेकिन उसे इस मॉन्स्टर को दिखाने का मौका नहीं मिला होता है, इसलिए वो इसे ठिकाने लगाने के लिए कह देता है। और तभी हमें पता चलता है कि जो शोगुन है वो भी लाइफ की वेव्स को महसूस कर सकता है और वो महसूस कर लेता है कि ये मॉन्स्टर पूरी तरह से मर चुका है। और वो बंदा कहता है कि हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है और प्लान के हिसाब से हम कल चारों उस आइलैंड के ऊपर जाएंगे। और हाँ, इस बार हम चारों अपनी स्ट्रेंथ की बेसिस पर चुने गए हैं और इसलिए हमें अपने मिशन को जल्द से जल्द खत्म करना होगा और जीका भी हमारे साथ जाएगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम रियोन को देखते हैं जो कहता है टाओ भी एक तरह की लाइफ है, जिस तरह तुम टाओ का इस्तेमाल करते हो उसी तरह तुम्हारी लाइफ भी कंज्यूम होती है, और अगर तुम टाओ का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी बॉडी और सोल भी इफेक्ट होती है। इस बात पर उसके पास बैठा बंदा कहता है क्या सोल और बॉडी दोनों अलग अलग होती है। जिस पर रियोन उसे बताता है कि सोल और
बॉडी टाओ की ये एक फॉर्म होती है। और तभी वहाँ पर टोफा आ जाती है जो रियोन को ये सब बातें करने से मना करती है, क्योंकि रियोन ने वादा किया था कि वहाँ पर वो ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा। और तभी हम देखते हैं कि इन लोगों ने वहाँ पर एकदम पार्टी वाला माहौल बनाया हुआ होता है और यहाँ पर टोफा रियोन से पूछते हैं कि ये सब उसे कैसा लगा। रियोन कहता है कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, वाटर के ऊपर और नीचे ट्रेनिंग करने से और अपनी ब्रीदिंग को स्टडी करने से कोई भी अपने डोनर और ताइशो को ट्रेन कर सकता है, और वो जो रूम है वहाँ पर कोई भी अपने बोचो जुत्सु को ट्रेन कर सकता है। और तब ये दूसरा बंदा कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है और मैं बोचो जुत्सु की बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो शिंग और यांग के बीच में रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा है जैसा मैं करता हूँ। जिस पर रियोन कहता है कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, टाओ की प्रॉपर्टीज अलग अलग लाइफ के हिसाब से डिफरेंट होती है और दूसरों के साथ ज्वाइन करने से न्यू स्ट्रेंथ बाहर आती है। और तभी बोचो जुत्सु करने से जियोफा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होता है और जैसे वो कमरे से बाहर आता है तभी तोहफा उसे 10 का ग्लास देती है, पर लेकिन वो उसके अंदर कुछ चीज मिक्स करना भूल जाती है और वो उसके बारे में ज़ूजिन से पूछती है, पर ज़ूजिन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम सागरी और बाकी सब लोगों को देखते हैं। यहाँ पर सागरी कहती है अभी हम लोग टेंशन के खिलाफ है, पर लेकिन हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए वरना हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। और उसकी बात पे सभी लोग एग्री करते हैं और हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए होते हैं, सिवाय सागरी के उसने कपड़े चेंज नहीं किए होते हैं। और वो कहती है कि सबसे पहले हमें गायमारू और माई को ढूंढना होगा। गायमारू को एलेक्सर की तलाश है, इसलिए वो महल के अंदर जाने की सोचेगा और हमें इसलिए बाहर रुककर दरवाजे पे उसका इंतजार करना चाहिए। जिस पर यूजुरिया कहती है कि हमारे आसपास कितने खतरनाक मॉन्स्टर है, इसलिए हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलने के लिए सोचना चाहिए। जिस पर सागरी कहती है तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि एलेक्सर जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है और जब तुम राजा के सामने पहुंचोगी तो यामाडा क्लैन के लोग तुम्हारा साथ देंगे। तुम ऐसा ही चाहती हो ना, और मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। और अगर हमें यहाँ से सेफ निकलना है तो पहले हमें गायमारू को ढूंढना ही पड़ेगा। और यहाँ पर शियोन कहता है कि मैंने किले की दीवार को जला हुआ देखा था और ऐसा सिर्फ गायमारू ही कर सकता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम गायमारू को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ किले की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है टाओ का ज्यादा इस्तेमाल करने से। और यहाँ पर गायमारू को याद नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस मिशन को पूरा करने के लिए क्यों आया है और इसमें उसका फायदा क्या है। और तभी यामाडा क्लैन का एग्जीक्यूटिव फूची गायमारू से कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना, जिस पर गायमारू कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और चलते चलते तभी उनके सामने चौबे और उसका भाई टोमा आ जाता है। चौबे कहता है ये तो हमारी टीम में है ना, और इतना कहने के बाद वो तुरंत ही गायमारू के ऊपर हमला कर देता है, पर गायमारू उसके इस अटैक को डॉज कर जाता है और उसके कंधों पर बैठ के उसकी गर्दन को तोड़ देता है। और तभी जो माई होती है वो गायमारू को कहती है कि चौबे की टाव बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम देखते हैं कि चौबे मरा नहीं होता है और वो खड़ा होकर गायमारू को जमीन पर जोर से पटक देता है। यहाँ पर गायमारू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो मरा क्यों नहीं। और तभी गायमारू को याद आता है कि ये लोग जिस इमॉर्टल मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं कहीं ये वो तो नहीं, और गायमारू डिसाइड करता है कि वो इसको मारकर इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर रहेगा। और तभी गायमारू चौबे के ऊपर हमला कर देता है, पर चौबे उसी को पकड़कर जमीन में मार देता है। और गायमारू को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और गायमारू चौबे के सारे वीक पॉइंट के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर लेकिन चौबे टाओ की मदद से अपने आप को हील करने लगता है। और इन दोनों की ऐसी फाइट को देखकर इन्हें ऐसा लग रहा होता है कि दो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर आपस में लड़ रहे हैं। और तभी गायमारू चौबे से कहता है तुम अपने आप को बार बार हील कर रहे हो और लगता है कि मुझे तुम्हें तब तक मारना होगा जब तक तुम अपने आप को हील करना बंद नहीं कर देते, और यही तरीका है इवाका को एक गाँव के निंजाओं के लड़ने का। और तभी जो चौबे होता है जमीन पर पैर पटकता है जिससे आसपास की जमीन टूटने लगती है। और तभी गायमारू चौबे के ऊपर हमला करता है, पर लेकिन चौबे इस बार टाओ की हेल्प से समझ जाता है कि गायमारू कहाँ पर हमला करने वाला है, इसलिए चौबे गायमारू के हमले को रोककर उसे वापस जमीन में पटक देता है। पर लेकिन वो देखता है कि उसकी 2 उंगली फिर भी कट चुकी है। तामिया कहता है कि गायमारू के बेहोश होने की वजह से क्या वो थोड़ा कमजोर हो चुका है, जिस पर माई कहती है गायमारू के टाओ के साथ कुछ तो गड़बड़ है, टाओ स्ट्रॉन्ग है और वीक दोनों से मिलकर बनती है, पर गायमारू के टाओ केवल वीक है, जैसे वो अपना कुछ इंपॉर्टेंट खो चुकी है, इसलिए वो चौबे का सामना नहीं कर पा रहा है। और तभी चौबे डोमा से कहता है कि वो सभी लोगों को खत्म कर दे। और यहाँ पर जो डोमा होता है उसे ऐसा लग रहा होता है कि तामिया का एक हाथ ना होने की वजह से वो सबसे ज्यादा कमजोर है। और यहाँ पर फूजी को पता चल जाता है कि डोमा और चौबे भाई भाई है। और तभी जो डोमा होता है वो तामिया के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन तामिया बड़ी इजीली उसके अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है। और तामिया डोमा से कहता है कि तुमने सबसे पहले मेरे ऊपर हमला किया, यानी कि तुम्हें लगा कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे ऐसे लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। और तभी तामिया डोमा की तलवार ले लेता है और अपने सर से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे डोमा की एक ही बार में हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पर जो तामिया होता है वो डोमा को उसकी तलवार वापस करते हुए कहता है कि तुम मुझ पर दोबारा हमला करो। और बार बार कोशिश करने के बाद भी डोमा तामिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। और यहाँ पर जो तामिया होता है वो कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो और तुम फाइट के लिए हमेशा
अपने भाई के ऊपर डिपेंड रहते हो। इस बात पर डोमा कहता है कि मैं हमेशा अपने भाई के साथ ही रहूंगा और हमें बड़े ग्रुप में रहकर लड़ना पसंद नहीं है, और अगर हम बड़ा ग्रुप बना भी लेते हैं तो हमें सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ही भरोसा होगा और इसलिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद डोमा वापस से तलवार उठा लेता है और यहाँ पर जो तामिया होता है वो नोटिस करता है कि इस बार डोमा की आंखों में एक अलग चमक है, और तभी डोमा डोसी को फूची और माइक के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अभी भी चौबे के लिए गायमारू को हराना मुश्किल हो रहा था, और चौबे गायमारू की टाव को देखकर उसके मुंह पड़ने लगता है और उसे याद आता है कि डोसी ने उससे कहा था कि उसकी टाव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर वो अपनी टाव पर काबू नहीं रखेगा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और जब वो सोचता है कि मैं अभी अपने पूरे कंट्रोल में हूँ, और ऐसा सोचने के बाद ही वो गायमारू के ऊपर हमला कर देता है, और इस अटैक से गायमारू बहुत घायल हो जाता है और उसे समझ आता है कि वो अभी चौबे को हरा नहीं सकता है। और इस बात से उसे इवाकाकुरे गांव का एक रूल याद आता है कि अगर तुम अपने अपोनेंट को हरा नहीं सकते हो तो इसे इतना ज्यादा घायल कर लो कि वो लड़ने के लायक न बचे। और ये बात सोचने के बाद गायमारू अपने निंजुत्सु को एक्टिवेट करता है जिससे वो आग के लपटों में घिर जाता है, और गायमारू चौबे के ऊपर इतने फास्ट हमले करता है कि चौबे हील भी नहीं हो पा रहा होता है, जिस पर चौबे कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। जिस पर गायमारू कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं मारा भी गया तो विलेज से कुछ और लोग आकर इस मिशन को पूरा करेंगे। निंजा हमेशा ग्रुप में काम करते हैं क्योंकि एक अकेले की लाइफ की कोई कीमत नहीं है, और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे पास तो तुम्हारा भाई है जिसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, और वैसे भी जिंदा लोग मुर्दों को हरा नहीं सकते हैं। और हम वही दूसरी तरफ देखते हैं कि फूची ने डोसी को बहुत ज्यादा घायल कर दिया होता है, और गायमारू की बात को याद कर जो चौबे होता है वो अपने भाई के बारे में सोचता है और अपनी टाव को एक ही बार में रिलीज कर देता है जिससे वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और ये चीज देख कर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, और यहाँ पर जो चौबे होता है वो बार बार कह रहा होता है कि मैं अंदर से डिस्ट्रॉय हो रहा हूँ। और ये कहने के बाद चौबे गायमारू के ऊपर हमला कर देता है, पर गायमारू उसके सभी हमलों से बचते हुए उसके ऊपर अपनी फायर से हमला करता है, पर चौबे उसके सारे हमलों से अपने आप को डिफेंड कर लेता है और वो गायमारू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला लैंड करता है। और ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसे लगने के बाद गायमारू बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, और तभी चौबे अपनी स्ट्रिंग से गायमारू के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन गायमारू अपनी फायर का इस्तेमाल करता है, मतलब कि अपनी आग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और इससे बचने के लिए जो चौबे होता है वो पीछे हट जाता है, और यहाँ पर गायमारू बड़ी मुश्किल से चौबे का सामना कर पा रहा होता है। और तभी सीन चेंज होता है और वह चौबे के माइंड में चल रही चीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक अंधेरे कमरे में होता है और उसके पीछे एक ब्लैक होल होता है जिसके अंदर उसे गायमारू दिखता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और रियलिटी के अंदर भी चौबे गायमारू के ऊपर हमला कर रहा होता है। चौबे की मूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि गायमारू उसके हमलों को बड़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है। और तभी तामिया कहता है कि गायमारू अपनी ताव का यूज नहीं कर रहा है, जिस पर माई कहती है कि गायमारू ताव का यूज करना भूल चुका है। और यहाँ पर जो गायमारू होता है वो सोच रहा होता है कि मैं इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला हूँ, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो मेरी जगह कोई और आकर इस मिशन को पूरा कर देगा। और गायमारू वापस से चौबे के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई गायमारू को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और गायमारू की वाइफ की सोल है। और यहाँ पर गायमारू भी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, पर लेकिन गायमारू इन सब बातों को छोड़कर चौबे के ऊपर वापस से हमला करने लगता है। और यहाँ पर जो फूची होता है वो कहता है कि गायमारू को जान की माफी तभी मिलेगी जब वो यहाँ से अमृत लेकर जाएगा, और ये बात चौबे के ऊपर भी लागू होती है। और यहाँ पर डोमा अपने भाई को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर उसका भाई ऐसा क्यों बन गया। और तभी उसे तामिया की बात याद आती है। तामिया ने कहा था कि उसका भाई उसे बचाने के लिए खुद लड़ता है, और यहाँ पर डोमा को ऐसा लग रहा होता है कि उसका भाई उसकी वजह से ऐसा बन गया है और वो उसे रुकने के लिए कहता है, पर लेकिन चौबे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा होता है कि वो रुकने वाला है। और यहाँ पर गायमारू भी चौबे से लड़ते बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, मतलब थक चुका है। और तभी जो चौबे होता है वो गायमारू के ऊपर एक और अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी डोमा बीच में आ जाता है और यहाँ पर चौबे का अटैक उसे लग जाता है, मतलब कि वो घायल हो जाता है। और जब चौबे को समझ में आता है कि उसने अपने भाई को हर्ट किया है जिसे वो बचाना चाहता था, तब वो रुक जाता है। और यहाँ पर डोमा रोते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए ऐसा बनना पड़ा। और यहाँ पर गायमारू को एकदम सही मौका लगता है कि वो चौबे के ऊपर हमला कर सकता है। और तभी जो माई होती है वो गायमारू को हमला करने से रोक रही होती है, क्योंकि वो देख सकती है कि अगर गायमारू ने एक और हमला किया तो शायद गायमारू अब ना बचे, क्योंकि उसकी टाव बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। पर गायमारू उसकी बात नहीं सुनता है और एक और अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जो माई होती है वो अपनी टाव का इस्तेमाल कर जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देती है, जिससे गायमारू और चौबे दोनों अलग अलग गिरने लगते हैं। पर लेकिन यहाँ पर गिरने से पहले गायमारू चौबे की तरफ एक बड़ा सा पत्थर थ्रो कर देता है, और यहाँ पर जो चौबे होता है अपने भाई को बचाने के लिए उसे सेफली ऊपर ही छोड़ देता है, और वो गिरते समय कहता है कि बस मेरा इंतजार करना। और ये बात वो अपने भाई से कह रहा होता है। और हम देखते हैं कि टाव का इस्तेमाल करने की वजह से जो माई है वो बड़ी हो चुकी है और उसके चेहरे पे कुछ अजीब से निशान आ चुके हैं। और तभी सीन चेंज होता है
और हमें सागरी और बाकी सबको दिखाया जाता है जो किले के दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं, पर लेकिन रास्ते के बीच में उन्हें बहुत सारी मूर्तियां दिखती हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब किस तरह की मूर्तियां हैं। इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसी मूर्ति नहीं देखी होती है। ये लोग धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर होकर सोच रहा होता है कि जो ये आइलैंड है वो एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे टेंशिन ने अपनी ट्रेनिंग के लिए बनाया होगा, और वो सोचता है कि अगर इंसान टेंशी को मार दे तो क्या वो जिंदा बचेगा। और फिर चलते चलते सागरी की टीम गायमारू से मिल जाती है और यहाँ पर गायमारू को घायल देखकर सागरी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और यहाँ पर होको माई से कहता है क्या तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जिस पर माई कहती है कि हाँ। और यहाँ पर एक लकड़ी के टुकड़े को बात करता देख फूची बहुत ज्यादा हैरान होता है और होको उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उनकी वजह से माई एकदम सुरक्षित बच पाई। यहाँ पर फूची बताता है कि उन्होंने डोसी को पकड़ लिया और बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार दिया। ये बात सुनकर होको सोच रहा होता है कि आखिर ये सब लोग है कौन, 1000 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, शायद यही लोग इस आइलैंड को बदल सकते हैं। और जब फूची को पता चलता है कि सेंटा मारा जा चुका है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो उसके साथ बिताई अपनी यादों को याद कर रहा होता है। बहुत सारे लोग मर चुके हैं और सिर्फ 8 ही लोग बचे हुए हैं। यहाँ पर शॉन कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द इस कासल से निकल जाना चाहिए, जिस पर सागरी बोलती है कि गायमारू अभी चलने की हालत में नहीं है और जो माई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है, इसलिए हमें इन दोनों के रिकवर होने का इंतजार करना चाहिए। यहाँ पर सागरी माई को गले लगा लेती है और जो शियोन होता है वो कह रहा होता है कि 3 दिन के अंदर बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। भले ही राजा ने हमें इसके लिए ऑर्डर दिए हो पर लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, जिस पर तामिया कहता है कि हम लोग शुरुआत से ही एक दूसरे को मारते आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगा हम ऐसे जिंदा निकल सकते हैं। जिस पर शियोन कहता है कि मैं तो शुरुआत से यही चाहता था। जिस पर तामिया कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम इस गद्दार डोमा का क्या करोगे जिसके साथ अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। और वो ऐसा बोलकर डोमा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी सागरी बीच में आ जाती है और वो कहती है कि माई नहीं चाहती है कि अब किसी को भी मारा जाए जब तक वो हमारे ऊपर हमला नहीं करता है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि अब इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, पर लेकिन तभी यूजुरिया कहती है कि हमें गायमारू को नहीं भूलना चाहिए, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है, इसकी मौत भी हो सकती है। यहाँ पर जो सागरी होती है वो गायमारू के जख्मों को देखकर कहती है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। जिस पर तामिया कहता है कि ये बंदा मुझसे लड़ने की बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, इसलिए मैंने इसे बहुत ही ज्यादा बुरा मारा है। और यहाँ पर शियोन कहता है कि मुझे लगता है कि इसने बहुत ज्यादा ताव कंज्यूम कर ली है और इससे इसकी मौत भी हो सकती है। फूची कहता है कि मुझसे जितना हो सका मैंने उतनी कोशिश की इसे बचाने की, मुझे लगता है कि इसका लाइफ कोई भी डैमेज हो चुका है तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि गायमारू की आंखें खुल जाती हैं। उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सभी लोग उसके दुश्मन है, इसलिए वो उनका बस साथ देने का नाटक करता है। और यहाँ पर सागरी गायमारू की चोट के बारे में उससे पूछ रही होती है, जिस पर गायमारू कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। शियोन बोल रहा होता है कि तुम्हारे जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। जिस पर गायमारू कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात उनके सागरी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इस आइलैंड पे आने से पहले गायमारू जीना चाहता था, पर लेकिन अब उसे अपनी मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी सागरी कहती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम गायमारू तो नहीं हो सकते, आखिर तुम हो कौन। और यहाँ पर गायमारू कहता है कि मेरा नाम गाविमारू द होलो है। और वो ये बात कहने के बाद सागरी के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन फूची और शियोन उसे बचा लेता है। पहले से ही गाविमारू की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर लेकिन इस अटैक के बाद उसकी ब्लीडिंग और भी ज्यादा तेजी से होने लगती है। और यहाँ पर सागरी समझ जाती है कि गाविमारू की टावर में कुछ गड़बड़ है, उसकी याददाश्त जा चुकी है, ये वो गाविमारू नहीं है जिसे मैं जानती थी। यहाँ पर शियोन महसूस कर लेता है कि गायमारू की सोल एकदम से गायब हो चुकी है। सागरी को ऐसा लग रहा होता है कि लगातार फाइट करने की वजह से गायमारू की ऐसी हालत हो चुकी है। यहाँ पर शियोन कह रहा होता है कि फिर भी हमें केयरफुल रहना चाहिए, जिस पर सागरी बोलती है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। और यहाँ पर सागरी गायमारू की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। और यहाँ पर गायमारू कहता है क्या मैं इस लड़की को मार दूं, पर लेकिन मुझे इस लड़की को देखकर अजीब क्यों लग रहा है। और यहाँ पर सागरी कहती है गायमारू से क्या तुम्हें याद है कि हम आखिर इस आइलैंड पे क्यों आए हैं। और वो बोलती है कि हम किसी और की टाव का इस्तेमाल करेंगे जो तुम्हारे टाव से मैच खाती है, जिससे तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है, पहले हम यही ट्राई करेंगे। और जब सागरी गायमारू को छूने के लिए जाती है तो गायमारू पीछे हट जाता है। और यहाँ पर सागरी कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। और तभी सागरी को याद आता है कि जब वो पहली बार गायमारू से मिली थी तब उसने गायमारू से कहा था कि वो उसकी दोस्त नहीं है, वो बस यहाँ पर गायमारू को सजा देने के लिए है। पर लेकिन अब हम देख सकते हैं कि सागरी गायमारू को अपना दोस्त मानती है और सागरी गायमारू को उसके ऊपर भरोसा करने के लिए कहती है, पर गायमारू अभी तैयार नहीं होता है, वो बार बार पीछे हट रहा होता है। जिस बात से गुस्सा होकर सागरी गायमारू को जमीन पर पटक देती है और वो उसके ऊपर बैठ जाती है। यहाँ पर गायमारू के अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती है कि वो सागरी को अपने ऊपर से हटा पाए। और इन दोनों को ऐसी पोजीशन में देखकर तामिया कहता है क्या ये लोग बहुत जुजोत्सु करने वाले हैं, जिस पर माई शर्माते हुए कहती है ये लोग वो तो नहीं करने वाले हैं पर उसी के जैसा कुछ करने वाले हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सागरी गायमारू के साथ अपने टाव को ट्रांसफर कर रही होती है, जिससे गायमारू हील भी हो रहा होता है। और ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सागरी ये भी कर सकती है क्या, क्योंकि उन दोनों के टाव सिमिलर है इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पर गायमारू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस तरह की फीलिंग है, उसकी पावर वापस आ रही होती है। और तभी सागरी कहती है क्या
तुम्हें याद है कि आखिर तुम किसे देखना चाहते हो। और ये बात सुनकर गायमारू को अपनी वाइफ की याद आने लगती है और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा होता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम चौबे को देखते हैं जो उसी होल से गिर रहा होता है और होल से गिरने की वजह से उसका एक हाथ कट जाता है, पर लेकिन टाओ की हेल्प से वो वापस भी ठीक हो जाता है। यहाँ पर चौबे कह रहा होता है कि टाओ की वजह से मैं एक मॉन्स्टर बन गया और मैं अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। ये ताकत सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर लेकिन अगर मैं इसके ऊपर काबू कर लेता हूँ तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। यहाँ पर चौबे अपने भाई के बारे में भी सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और यहाँ पर जो चौबे होता है वो उन मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि वो उनसे लड़कर टाओ की प्रैक्टिस कर सकता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम सभी लोगों को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर चल रहे होते हैं। और तभी तामिया सभी लोगों को छुपने के लिए कहता है, जिस पर शुआन बोलता है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा फट्टू हो। और तभी जो यूजुरिया होती है वो कहती है कि सच में वो टेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हम 5 लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे हराया था, पर लेकिन इसके चक्कर में इतना शोरगुल हो गया कि बाकी सब लोगों को पता चल गया होगा। शियोन कहता है गायमारू से कि तुम भी तो एक टेंशन से मिल चुके हो ना। गायमारू कहता है कि हाँ, मैं उसे किले की दीवार के पास मिला था। इस बात पर सागरी बहुत खुश होती है क्योंकि अब धीरे धीरे करके गायमारू की याददाश्त वापस आ रही होती है। और यहाँ पर गायमारू सभी लोगों से माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं अपना सबक सीख चुका हूँ, मुझे अपने टाओ को कंट्रोल में करना होगा, मतलब कि टाओ को कंट्रोल करना सीखना होगा। और वो टेंशन जिनके पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी यूजुरिया कहती है इसीलिए हमें इस आइलैंड से जल्द निकलना होगा। हम एक बार राजा को समझा सकते हैं पर लेकिन उन मॉन्स्टर को नहीं समझा सकते हैं। जिस पर गायमारू कहता है कि मैं खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ, मुझे फ्री होना है और अपनी वाइफ से मिलना है। जिस पर यूजुरिया कहती है कि तुम्हारी कोई वाइफ है ही नहीं, बस ये सब एक गेंजुत्सु था। इवाकाकुरे गांव के चीफ ने तुम्हारे ऊपर ये गेंजुत्सु किया था। जिस पर गायमारू कहता है ये बात तभी पता चलेगी जब हम वापस लौटेंगे, पर लेकिन यूजुरिया उसे बार बार समझा रही होती है कि तुम्हारी कोई भी वाइफ नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर गायमारू उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है। और तभी सागरी यूजुरिया को चुप रहने के लिए कहती है, पर यूजुरिया गायमारू से कहती है क्या तुम हमें साबित कर सकते हो कि तुम्हारी वाइफ रियल में एग्जिस्ट करती है। जिस पर गायमारू कहता है कि मैं तुम्हें शब्दों में कैसे समझाऊं, पर वो कहता है मेरी वाइफ की पतली आवाज है और वो धीमा बोलती है और जब वो मुस्कुराती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, उसके नरम हाथ और लंबी उंगलियां हैं और उसके बालों से बहुत अच्छी महक आती है और जब मैं अपने गार्डन में बैठता हूँ तो उसे महसूस कर सकता हूँ। और गायमारू ये सब कहकर अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है और वो अपनी वाइफ का नाम यूई बताता है। मैं तुम्हें साबित तो नहीं कर सकता हूँ, पर लेकिन मैं इस आइलैंड से निकलने के बाद अपनी वाइफ से जरूर मिलूंगा। और यहाँ पर ये बातें सुनकर जो सागरी होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर तामिया कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगा। और यहाँ पर जो शियोन होता है वो कहता है कि इसके लिए इसकी वाइफ कमजोरी और ताकत दोनों है। और हम देखते हैं कि गायमारू की ताऊ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और तभी सीन चेंज होता है और हम चौबे को देखते हैं जिसने सभी मॉन्स्टरों को मार दिया होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे रियोन आ जाता है और रियोन चौबे से कहता है क्या तुमने ही मुडान को मारा है। यहाँ पर चौबे कुछ कह पाता उससे पहले रियोन उसके ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि ये चौबे होता है वो हील हो जाता है और ये देखकर रियोन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम फूची को देखते हैं जो दोस्ती को छोड़ देता है, ये कहते हुए कि अभी उसकी दोस्त की मौत हुई है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा उदास है, इसलिए उसे इसे मारने की इच्छा नहीं है। और फिर फूची सागिर से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर सागिरी बताती है कि माई की जो हालत है वो और भी ज्यादा बिगड़ रही है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जिसमें फूची बोलता है कि माई तो एक टेंशन है, मैंने खुद इसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखा है, पर लेकिन फूची यहाँ पर उसके लिए दवा बनाने लगता है ताकि वो ठीक हो जाए। पर लेकिन इसके बदले फूची माई से टेंशन के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है क्योंकि अब उसकी दोस्त की जान चली चुकी है, इसलिए वो अब इस मैटर को एकदम सीरियसली हैंडल कर रहा है। यहाँ पर यूजुरिया फूची से कहती है कि माई ठीक से नहीं बोल पाती है, क्या तुम उसकी भाषा समझ पाओगे। जिस पर फूची कहता है कि मैं दूसरों की भाषा समझने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और तभी सीन चेंज होता है और हम गायमारू को देखते हैं जो इन चारों को उसके ऊपर हमला करने के लिए कह रहा होता है ताकि वो इन सबसे लड़कर अपनी टाव की प्रैक्टिस कर सके। और यहाँ पर जो तामिया होता है वो इस बात से चिढ़ जाता है कि गायमारू प्रैक्टिस में उसका इस्तेमाल करना चाहता है और वो कहता है तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो पर लेकिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और यहाँ पर जो गायमारू होता है वो तोमस से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए तुम मेरे ऊपर हमला करो। और यहाँ पर शियोन तोमा से कहता है कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यहाँ पर तामिया अपनी तलवार तोमा को देता है। और यहाँ पर गायमारू चौबे के साथ हुई अपनी फाइट को याद कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं हमेशा टाओ के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकता हूँ, पर लेकिन टेंशी को मारने के लिए मुझे टाओ का यूज करना सीखना होगा। और यहाँ पर गायमारू सभी का शुक्रिया अदा करता है उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और ये बात सुन के तो तामिया और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गायमारू के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर तोमा भी फुल स्पीड में गायमारू के ऊपर हमला कर देता है, पर गायमारू बड़ी इजीली उसके हमले से बच जाता है और वो आंख बंद करके बस टाओ को ही महसूस कर रहा होता है। और फिर गायमारू तामिया के अटैक से भी बच जाता है। और यहाँ पर गायमारू नोटिस करता है कि तामिया फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो टाओ का इस्तेमाल करके उसके वीक पॉइंट को ढूंढता है और वहीं पर अटैक करता है। और यहाँ पर अब गायमारू के ऊपर हमला करने के लिए नोरुगाई और शोन तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर गायमारू सोच रहा होता है कि सिर्फ टाओ को ही मैनिपुलेट करके मैं टेंशी को नहीं मार सकता हूँ, टेंशन हजारों सालों से टाओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं
हैं, उनके पास तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। और तभी गाइमारू नोरुगाई को पकड़ लेता है और उससे सभी के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे सभी लोग दूर हट जाते हैं। गाइमारू सोच रहा होता है कि टेंशन जितनी ज्यादा पावरफुल टाओ से मेरे ऊपर हमला करेंगे, मैं उन्हीं की टाओ का इस्तेमाल उनके खिलाफ करूंगा। ये चीज मुझे लड़ाई में उनके खिलाफ थोड़ी मदद कर सकती है। और यहाँ पर नोरुगाई कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ऐसे तो हम टेंशन को बड़ी इजीली डिफीट कर सकते हैं। गाइमारू कहता है पर लेकिन इतना भी काफी नहीं होगा उन्हें हराने के लिए। और यहाँ पर गाइमारू की प्रोग्रेस देख के शियोन भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, पर लेकिन वो सोचता है कि हमें किसी क्रिमिनल पर भरोसा करना चाहिए। और शियोन कहता है कि अभी तक मैंने जितना जाना है, टाओ भी कई सारी टाइप की होती है जिनका इस्तेमाल करके हम टेंशी को मार सकते हैं। और हम तोमा को देखते हैं जो खुद की वीकनेसेस को देखकर तामिया से हेल्प मांगता है और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हुए कहता है क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो, जिस पर तामिया उसे शुरू में तो मना कर देता है, ये कहते हो कि मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये बात सुनने के बाद जो तोमा होता है वो अपने बाल काट लेता है और वो कहता है कि मैं अपनी लड़ाई अब खुद लड़ना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे ट्रेन करो। और ये चीज देख के तामिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे सिखाने के लिए मान जाता है। और हम देखते हैं कि तोमा मन में कह रहा होता है कि मुझे ताकतवर बनने के लिए गंदा होना ही पड़ेगा और मैं ये जरूर करूंगा। मैं इन लोगों को बाद में मार सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले अपने भाई को बचाना होगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो रियोन होता है वो बार बार चौबे के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर चौबे अपने टाओ का इस्तेमाल करके अपने आप को बार बार हील कर लेता है। और चौबे सोच रहा होता है कहीं ये टेंशन उन सभी में से एक तो नहीं। और तभी यहाँ पर रियोन रुक जाता है और वो ताली बजाते हुए कहता है कि तुमने इस आइलैंड पे आने के बाद अपने टाओ को वेट एंड फ्लावर वफ के साथ मर्ज कर लिया। ये फ्लावर इंसानों को टैन में बदल देता है, पर लेकिन किसी वजह से तुम्हारी टाओ इसके साथ मर्ज हो गई है और ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसा बोलकर रियोन वापस से चौबे के ऊपर हमला करने लगता है। और यहाँ पर चौबे उसके हमलों से बचते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैंने वापस से टाओ का कंट्रोल लूज कर दिया तो मैं वापस से मॉन्स्टर बन जाऊंगा। और वो ऐसे सोच रहा होता है और तभी वो डिसाइड करता है कि वो अपनी टाओ को फ्री कर देगा। और वो ऐसा ही करता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, पर लेकिन वो अपने माइंड को कंट्रोल करता रहता है। शुरुआत में रियोन को कोई भी दिक्कत नहीं होती है हमले डॉज करने से, पर लेकिन जब चौबे अपनी स्पीड बढ़ाता है तो रियोन भी उसके हमलों को डॉज नहीं कर पाता है। और एक समय पे आकर चौबे रियोन की नाभि में अटैक कर देता है और ये देखकर रियोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो रियोन है अब वो रीजनरेट होना बंद हो गया है। यहाँ पर चौबे को ऐसा लग रहा था कि उसने रियोन को मार दिया है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर लेकिन जैसे ही चौबे पीछे मुड़ता है उसे रियोन के बहुत सारे क्लोन देखते हैं। और यहाँ पर रियोन कह रहा होता है चौबे से तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, तुमने व्याथानुआ की ताओ को पूरी तरह रिलीज भी कर दिया और तुम अपने आप पे कंट्रोल भी कर पा रहे हो। पहले तो मैं इसे बस ट्राई करना चाहता था, पर मैं अब इसे फील करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो रियोन होता है वो चौबे को अपने साथ किला ले जाना चाहता है, पर लेकिन चौबे रियोन के ऊपर हमला कर देता है। पर लेकिन ज्यादा टाओ का इस्तेमाल करने की वजह से चौबे आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला होता है और तभी रियोन उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। और फिर तभी हमें चौबे के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चौबे अपने भाई तोमा से कह रहा होता है कि मैं अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं वापस आऊंगा। और वो ये बात कहने के बाद रोने लगता है और वो कहता है कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ। और तभी उसकी आंख खुलती है और हमें दिखाया जाता है कि चौबे को बेड से बांध कर रखा होता है। और यहाँ पर चौबे सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और तभी हमें रियोन को दिखाया जाता है जो अपनी फीमेल फॉर्म में होता है और वो चौबे से कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, जब वुथाना फ्लावर ने तुम्हें टैन में बदलने की कोशिश की तो तुम्हारी टाओ उससे जीत गई। हजारों साल में पहली बार ऐसा हुआ, तुम ही वो जो मेरी रिसर्च को पूरा कर सकते हो। और ऐसा कहने के बाद अपने कपड़े उतार देता है और वो चौबे के साथ बोचे जुस्तु करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो बोलता है कि टाओ के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसा कि लकड़ी, आग, पानी, जमीन और मेटल। इन सभी में टाओ बहती है और ये टाओ को इफेक्ट करते हैं, पर लेकिन टाओ को रिस्टोर भी किया जा सकता है बोचे जुस्तु से। पर लेकिन ये दोनों लोगों की सहमति के बिना इफेक्टिव नहीं होता है, तो तुम बताओ कि तुम्हें कैसे करना पसंद है। और ये बात सुनने बाद चाओ तुरंत उठ जाता है और कहता है ठीक है, पर लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि ये आइलैंड क्या है और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर रियोन सब कुछ बताता है इस आइलैंड के बारे में और उनके बारे में। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि माई भी फूजी को सब कुछ बता रही होती है और वो कहती है ये आइलैंड और टेंशन और ये सभी लोगों को एक इंसान ने बनाया है। वहाँ पर पहले एक बहुत फेमस साधु रहता था जिसे अमर होना था और वो हमेशा खोज करता रहता था। ताओइज्म में ऐसा माना जाता है कि सभी चीजें ताओ से बनती है और जब वो साधु इस आइलैंड पर आया तो उसे एक ऐसा तरीका मिल गया जिससे वो ताओ को कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद उसने इंसानों और जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए। वो ताओ की हेल्प से दोनों को मिक्स करता और इसी प्रक्रिया के दौरान टेंशन का जन्म हुआ। टेंशन को इंसान और पेड़ों की ताओ से मिलाकर बनाया गया है, इसलिए वो मेल और फीमेल दोनों रूप ले सकते हैं। और वो टेंशन 1000 साल से टाओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए कोई भी इंसान बिना टाओ के यूज के उनके सामने टिक नहीं सकता है। जिस पर यूजरिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो टेंशन इस आइलैंड पे क्या कर रहे हैं, वो तो बाहर भी जा सकते हैं ना। जिस पर मैं बताती है कि ताओइज्म में ब्रीदिंग टेक्निक और मेडिटेशन करके अमर बन सकते हैं और इसी प्रोसेस को नाइथानो कहा जाता है। पर कुछ लोग अपने आप को अमर बनाने के लिए गायथानो का उपयोग करते हैं और यही चीजें टेंशन बनाना चाहते हैं। और ये बात सुन के सागरी और यूजरिया चौंक जाते हैं, क्या सच में टेंशन अमृत बनाना चाहते हैं। जिस पर फूजी कहता है कि ये चीज अभी अनडेवलपमेंट है, मतलब कि अभी इसे नहीं बनाया गया है, पर लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज बनाई है जिसे टैन कहते हैं और इसे पीने के बाद कुछ समय तक लाइफ स्पेन बढ़ जाता है। टैन बनाने के लिए वो लोग दूसरे
से लोगों की टाव का इस्तेमाल करते हैं और उसे पीने के बाद उन टेंशन की ओर बढ़ जाती है और अभी तक वो इसी का इस्तेमाल करके जिंदा है। उन लोगों की टाव भी अभी तक परफेक्ट नहीं हुई है और इसीलिए अगर वो कम समय में अपनी टाव का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उनकी मौत भी हो सकती है। जिस पर यूजुरिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उन लोगों के पास तो अभी बहुत सारा टैन होगा ना, तो फिर हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं। जिस पर माई कहती है तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन ये चीज मास्टर सोफू को पता होगा और हमें पता चलता है कि सोफू ये बंदा है जिसने इस आइलैंड और टेंशन को बनाया है। वैसे तो उसका नाम जोफुकू है और पता चलता है कि जोफुकू ने क्वीन राज्य के राजा के नीचे पहले काम किया था और अमर बनने के लिए उसने 3000 अच्छी फैमिली से बच्चों को और 1000 कारीगरों को इकट्ठा किया था और पता नहीं एक दिन वो सब गायब हो गए। इस बात को तकरीबन 1000 साल हो चुके हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि वो बंदा आज भी जिंदा हो और इस आइलैंड पर कहीं अपनी रिसर्च कर रहा हो। और तभी सीन चेंज होता है और अब रियोन और चौबे को देखते हैं। यहाँ पर रियोन भी चौबे को वही सब बता रहा होता है और यहाँ पर चौबे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो जितने भी मॉन्स्टर इस आइलैंड के ऊपर है तो वो पहले इंसान थे। रियोन कहता है कि हाँ, होको का काम अमर हुए इंसान की लाइफ स्टाइल को देखना था और तोशी का काम उन सभी को टाव सिखाना था। हमें भी ग्रैंड मास्टर ने अपनी टाव और फूलों की टाव से मिलाकर बनाया है। जिस पर चौबे कहता है कि अच्छा ये सब इतना आसान है। रियोन कहता है कि नहीं, ये इतना आसान भी नहीं है। टाव हमारी लाइफ के साथ दुनिया की सभी चीजों का सोर्स है। तुम वो अगरबत्ती देख रहे हो, वो और उसकी स्मेल टाव की अलग अलग फॉर्म है। अगर हम टाव को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम नेचर के लॉस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। एक बेजान चीज की टाव को कंट्रोल करना बहुत आसान है, पर एक लाइफ की टाव को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए मुझे तुम्हारी टाव चाहिए जिससे मैं उसके ऊपर रिसर्च कर सकूं। चौबे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, इसके बाद तुम इस आइलैंड के हर एक इंसान को अमृत में बदल लोगे। जिस पर रियोन कहता है कि नहीं, मैं इस आइलैंड के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को अमृत में बदल दूंगा। बस हमें परफेक्ट टाइम की जरूरत है। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो हम तुम्हें अपने साथ काम कर देंगे और तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। यहाँ पर चौबे सोचता है मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं आऊँ कि मैं रियोन को हार सकूं और अभी मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ। अभी मेरे पास इसकी बात मानने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। बस मैं एक बार अपने भाई को बचा लूं। और फिर इसके बाद चौबे बोचोजोत्सु करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और वो रियोन के ऊपर आ जाता है और फिर इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम फूची और माई को देखते हैं। यहाँ पर माई की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है और हम देखते हैं कि उसका एक हाथ लकड़ी जैसा हो जाता है और वो कहती है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो जब भी अपनी टाव का इस्तेमाल करती है उसके साथ ऐसा ही होता है। तभी यूजुरिया कहती है कि तुम भी वैसा ही कर लो जिस तरह से हमने गाय मारू को ठीक किया था। जिस पर माई कहती है पर उसकी लेता बहुत ही ज्यादा कम है। रिन ने मेरे ऊपर हमला किया था जिससे मेरी टाव बहुत ही ज्यादा कम हो गई। मैं और रियोन पहले टेंशन थे जिन्हें जोफुकू ने बनाया था, पर उसके बाद रियोन चेंज हो गया और उसने गैथानो के लिए इंसानों को मारना शुरू कर दिया। मैं उसे रोक नहीं पाई, इसलिए मैं होराई से वहाँ से आ गई। और ये बात सुनने के बाद होको कहता है कि अच्छा इसलिए तो मुझे उस दिन वहाँ पर पड़ी हुई मिली थी। और हम देखते हैं कि माई की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है। तभी होको कहता है कि टेंशन को ताव के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है, इसलिए तुम मेरी ताव ले लो। वैसे भी मैं कुछ समय बाद मरने ही वाला हूँ और शायद यही मेरे पापों की सजा होगी। और ये बात सुनने के बाद फूची चौंक जाता है और वो कहता है कि आखिर तुमने कौन से पाप किए हैं। और यहाँ पर होको बताता है कि वो माई से 100 साल पहले मिला था। और होको कहता है कि पहले मेरी भी एक फैमिली थी, पर लेकिन मेरे फैमिली के मेंबर धीरे धीरे पेड़ में बदल गए और मैं भी एक दिन ऐसा ही हो गया। और तभी एक दिन माई मुझे जंगलों में कहीं पड़ी हुई मिली। माई की एज और मेरी बेटी की एज एकदम सेम थी और मैंने उसे अपनी फैमिली की तरह पाला। मैं जानता था कि माई और उससे अलग है और वो इस आइलैंड से जाना चाहती थी, पर लेकिन मैंने उसे इस आइलैंड से जाने नहीं दिया और मेरे चलते माई इस आइलैंड से नहीं जा पाई। और यहाँ पर होको रोते हुए कहता है कि मैंने फैमिली के नाम पर तुम्हें इस आइलैंड से दूर नहीं जाने दिया, मेरा मर जाना ये एक लास्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर माई भी रोते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि नहीं ये सच नहीं है, तुम ही मेरी असली फैमिली हो। और ये कहने के बाद माई होको की ताव को ऑब्जर्व कर लेती है और वो वापस से एक बच्ची में बदल जाती है। और ये चीज देखकर तांगा थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसे जवान माई को अपने कंधों पर बैठाना ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी हम देखते हैं कि फूची तोमा की नाक से उस पट्टी को हटा देता है और हम देखते हैं कि उसका वो घाव ठीक हो गया होता है और इसलिए तोमा फूची को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। जिस पर फूची कहता है कि मैं अभी भी तुम पर पूरा विश्वास नहीं करता हूँ। और तभी वापस शॉन और गाय मारू भी आ जाते हैं जो उन सभी को अपना प्लान बता रहे होते हैं। और तभी माई को आइलैंड के पास से बहुत सारे लोगों की ताव महसूस हो रही होती है। 2 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है, पर लेकिन अभी तक आइलैंड से किसी की भी खबर नहीं आई है। और यही देख के शोगुन डिसाइड करता है कि वो उस आइलैंड के ऊपर और भी लोगों को भेजेगा। और तभी हम देखते हैं बोट का सीन जहाँ पर हम यामाडा क्लैन के एग्जीक्यूटिव्स को भी देखते हैं और साथ ही इवाकाकुरे गांव के निंजास भी होते हैं। और यहाँ पर शोगुन के साथ जिंका भी आया होता है और साथ ही यहाँ पर 2 स्टूडेंट भी होते हैं, पर उनकी कोई रैंक नहीं होती है, पर लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें से इस बंदे का नाम है क्योमारू असाइमोन और इस लड़की का नाम है यामाडा असाइमोन यूसुजु और ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर यामाडा क्लैन के 4 एग्जीक्यूटिव है। और तभी क्योमारू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एकदम बेकार हूँ, तो चलो आज देख ही लेते हैं। और तभी वो अपनी तलवार निकालकर एक निंजा का मास्क कट कर देता है, लेकिन तभी यूसुजु को गुस्सा आ जाता है और वो क्यों से कहते हैं कि तुम किसी के साथ भी इस तरह बिहेव नहीं कर सकते हो। और वो उसे अपनी तलवार अंदर रखने के लिए कहती है। यहाँ पर क्यों भी उसे उसकी तलवार अंदर रखने के लिए कहता है। और तभी हम इवाका
पूरे गांव के एक निंजा को देखते हैं जो उनसे कहता है आप लोगों को हमसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कह सकते हैं, बस आपको अपनी फिंगर ऊपर करनी है। जिस पर क्योमारू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम साबित करो कि तुम एक बेहतरीन निंजा हो। जिस पर वो बंदा कहता है चलो ठीक है अब आगे तुम संभाल लेना। और हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी गर्दन कट कर लेता है। मतलब कि पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फेक है, पर लेकिन सच में वो बंदा अपनी गर्दन को कट कर देता है। और तभी एक निंजा आगे आती है और ये लोग बताते हैं कि इनका रिजॉल्व कितना ज्यादा पावरफुल है और ये शोगुनेट की रिस्पेक्ट करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी को एक मिशन दिया गया है। इन्हें इन्फिल्ट्रेट करना है आइलैंड के अंदर और जाकर गायमारू को मारना है। बस इन लोगों का यही पर्पस है और इन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। और तभी शोगुन कहता है कि मैं क्रिमिनल से नफरत करता हूँ तो इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, अभी हम साथी है और अगर मैं एक बार आइलैंड पे पहुंच गया तो वहाँ पर किसी भी क्रिमिनल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अपने यामाडा क्लैन के सभी मेंबर को सेफली वापस लेकर आऊंगा। यहाँ पर शोगुन थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि उन्हें अपने मेंबर्स की फिक्र हो रही होती है। और फिर ये सभी लोग उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर पहुंचते ही उन सभी का सामना एक शोसिन से होता है। और तभी हमें केप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग शोगुन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और तभी गायमारू पूछता है वो हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन, जिस पर सागेरी कहती है हाँ वो हमारे दोस्त है और वो बहुत ज्यादा स्किल्ड स्वॉर्डमैन है और वो हमारे क्लैन में नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं। और शोन भी कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और जहाँ तक कि उसे टाओ की भी नॉलेज होगी क्योंकि हम साथ में ट्रेनिंग करते थे और उसे और भी चीजें सीखने का बहुत ज्यादा शौक था और जो मेरा वेव वाला कॉन्सेप्ट है उसका नाम उसी ने दिया था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शोगुन अपनी तलवार को यूसुजु को दे देता है और वो हाथों से ही लड़ने लगता है क्योंकि वो उस तलवार की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और वो याद करता है कि हर इंसान के अंदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं और उनके ऊपर अटैक करके किसी को भी बड़ी इजीली डिफीट किया जा सकता है और वो वेव्स को महसूस करके चेक कर सकता है कि कहाँ पर उसका वीक पॉइंट है और ये चीज उसने शौक से सीखी है। और वहीं पर दूसरी तरफ नोरुवाई कहती है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि इतना ज्यादा पावरफुल बंदा हमारी टीम में है, पर लेकिन यहाँ पर शौक को ज्यादा खुश नहीं होता है। और तभी यूजुरिया कहती है अच्छा यामाडा आसामोन शोगुन, लगता है मैं उसे जानती हूँ, वो एक इंसिडेंट के अंदर था। और ये बात सुन के सभी लोग सोचते हैं कि कौन सा इंसिडेंट। और तभी सागेरी कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, हाँ वो थोड़ी स्ट्रिक्ट जरूर है पर लेकिन हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और तभी हमें एक बैक स्टोरी बताई जाती है कि एक बार सिल्वर सर्पेंट ग्रुप के बॉस को पकड़ लिया गया था जो एक याकुजा था और जब अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। बहुत कोशिश करने के बाद भी इस बंदे ने इन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी और अधिकारियों ने हार मान ली। पर लेकिन जब वहाँ पर यामाडा आसामोन शोगुन आया तो उसने उस बंदे के सामने अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक इमेज बनाई क्योंकि उस बंदे ने उसी बॉस के सामने उसी के याकुजा मेंबर को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया और एक एक करके उसने याकुजा क्लैन के 20 मेंबरों को मार दिया। और इस बात से शोगुनेट बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने शोगुन को उसने एक बहुत ज्यादा फेमस ब्लेड गिफ्ट की जिसका नाम है फुरीबुत्सु कानाई की। और हाँ ये बहुत ज्यादा स्पेशल ब्लेड है। और यहाँ पर तामिया कहता है सुनने में तो ये बंदा बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। यहाँ पर सागेरी कहती है हाँ ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तभी फूची कहता है कि हाँ तुम्हें तो ये अच्छा लगेगा ही और वो सब लोगों को बताता है कि सागेरी का पहला प्यार शोगुन है। और ये बात सुन के यूजुरिया और नोरुगाई इस बात में इंटरेस्टेड हो जाती है और वो सागेरी से कहती है कि अच्छा लगता है तुम उससे शादी करना चाहती हो। यहाँ पर सागेरी शर्माते हुए कहती है नहीं, मैं बस जब बच्ची थी तब उसे पसंद किया करती थी और आज बस उसी की वजह से मैं एक रैंक्ड असाइमन हूँ। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शोगुन ने अपने सीनियर के सामने रोकर रिक्वेस्ट की थी कि वो सागेरी की स्किल को एक्नॉलेज करे और उसे एक रैंक दी जाए। और हम वहीं दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर शोगुन ने सभी मॉन्स्टरों को मार दिया होता है। और यहाँ पर तभी शॉन कहता है कि नहीं तुमने जो स्टोरी सुनाई वो थोड़ी सी गलत है। और यहाँ पर शॉन बताता है कि उसने सिल्वर सर्पेंट ग्रुप के 20 लोगों को तो मारा ही पर लेकिन उसने पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया। मतलब कि उन 20 लोगों के अलावा याकुजा क्लैन में जितने भी मेंबर थे चाहे बूढ़े बच्चे या फिर ओल्ड क्यों ना हो उसने सभी को जान से मार दिया। इसी वजह से ये इंसिडेंट इतना ज्यादा फेमस है। और इतना नहीं जो शोगुन ने उस बॉस के बच्चे की टांग काट के उसी के सामने ले जाता है और यहाँ पर बॉस रोते हुए कहता है कि तुम बच्चों को तो छोड़ ही सकते थे ना, तुम इतने ज्यादा बेकार कैसे हो सकते हो। पर लेकिन यहाँ पर शोगुन का एक ही मानना है कि जिस तरह बच्चों की परवरिश होती है वो वैसे ही बनते हैं, अगर ये लोग अभी मर भी जाते हैं तो इनके बच्चे बड़े होकर इनका धंधा संभालेंगे। और फिर शोगुन रोते हुए कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम अगले जन्म में एक बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जियोगे। और यहाँ पर शोगुन उस बंदे को भी मार देता है। और यहाँ पर शॉन कहता है कि अगर शोगुन इस आइलैंड पे आ चुका है तो वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी क्रिमिनल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर शॉन ये भी कहता है सागेरी से तुम ये बात तो भूल ही जाओ कि शोगुन हमारी बात सुनेगा और हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम शोगुन को देखते हैं। जो शोगुन होता है वो आइजन की आधी कटी हुई लाश को देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि
आइजन ही वो बंदा था जो शोगुन को अपने क्लैन में लेकर आया था और शोगुन के माता पिता बचपन में ही मारे गए थे। और तभी शोगुन कहता है तुम लोग तो अभी तक मेरे माता पिता कातिल को नहीं ढूंढ पाए हो ना। यहाँ पर शोगुन का ऐसा मानना था कि तुम लोग क्रिमिनल्स को मार देते हो पर लेकिन उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार को इतना ज्यादा शार्प करते हो कि उन क्रिमिनल्स को पता भी नहीं चलता कि वो कब मारे गए। पर लेकिन वो कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपनी तलवार को बहुत ज्यादा रफ बना देता, मतलब कि उसकी धार खराब कर देता, जिससे एक बार में नहीं बल्कि 2-3 बार में उस बंदे की गर्दन को काट पाऊं, जिससे उस बंदे को बहुत ज्यादा दर्द फील हो और उसे उसकी गलती की सजा मिले। और यहाँ पर ऐसा माइंडसेट देख के आइजन कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर लेकिन जितनी बार भी तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हारी तलवार को शार्प कर दूंगा और एक दिन तुम्हें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल चीज पता चलेगी। और बस यही सब बात शोगुन सोच रहा होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। और यहाँ पे लड़की कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है पर लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के अलावा। शोगुन कहता है ठीक है पर लेकिन हमें पहले रिचुअल करने होंगे। और यहाँ पर शोगुन प्रार्थना करने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक जाला उड़ते हुए आता है और हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं और साथ ही उनके साथ तोशी भी होता है। और वो जाला शोगुन के ऊपर गिरे उससे पहले ये दोनों उस जाले को काट देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर शोगुन प्रार्थना कर रहे हैं और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी निंजास इन मॉन्स्टरों के ऊपर हमला कर देते हैं और बड़ी इजीली इन सभी को मार रहे होते हैं। और तभी लड़की कहती है यामाडा असाइमोन ये लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं और ये बहुत ज्यादा कमाल के भी होते हैं, पर लेकिन अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की तो निंजास इनसे आगे होते हैं क्योंकि वो नंबर्स में काफी ज्यादा होते हैं इन लोगों के मुकाबले। और यहाँ पर फाइनली शोगुन की प्रे पूरी हो जाती है और तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर लेकिन शोगुन बड़ी इजीली उस मॉन्स्टर को मार देता है। और यहाँ पर शोगुन अपनी तलवार को एकदम रफ बना देता है, मतलब कि उसकी धार खराब कर देता है और वो जानता है कि ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है और इन्हें बस डर देना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे तो नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पर जो तोशी होता है वो नीचे आते हुए कहता है अपने शोगुन से अगर तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो तुम टेंशन से ले सकते हो, पर लेकिन तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और फिर इन लोगों का 1v1 बैटल शुरू हो जाता है। हमें इनकी फाइट तो नहीं दिखाई जाती है पर इतना दिखाया जाता है कि शोगुन ने इस बंदे को बड़ी आसानी से काट पीट दिया है और बस इसके ऊपर कैसे बचाए। और शोगुन इसे जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है पर लेकिन ये बंदा उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। और यहाँ पर शोगुन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि जो जीका है वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, पर लेकिन उसने अपनी तलवार निकाल कर लड़ने की भी कोशिश नहीं की, वो बस घर ही जाना चाहता है। पर लेकिन यहाँ पर शोगुन रियलाइज करता है कि वो अपने सीनियर से इस तरह बात नहीं कर सकता है और यहाँ पर वो उससे माफी मांगता है इस तरह उससे बात करने के लिए। और यहाँ पर निंजा कहते हैं कि आप ये सब काम रहने दीजिए, पूछताछ का काम हम ही कर लेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें इन लोगों को दिखाया जाता है और यहाँ पर माई ने इन लोगों को यहाँ पर बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा दिया है, पर लेकिन ये पूरी जगह टाओ के फॉग से भरी हुई है, इसलिए इन्हें इतना तो पता चल जाता है कि आइलैंड पे कोई आया है, पर लेकिन वो कौन है इन्हें इतना नहीं पता है। और तभी शॉन कहता है कि अब हमें 2 ग्रुप में बढ़ जाना चाहिए, एक ग्रुप एस्केप रूट वाले रास्ते को सिक्योर करेगा और दूसरा ग्रुप एलेक्सर को ढूंढेगा। यहाँ पर यूजुरिया तो घर जाना चाहती है, इसलिए वो कहती है तो ठीक है मैं एस्केप रूट वाली टीम में हूँ जो उसको सिक्योर करेगी। तभी गायमारू कहता है लगता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, हमें एस्केप रूट को सिक्योर करना है जिसके लिए हमें होराई से होकर गुजरना पड़ेगा, ये बात उसे मैंने बताई थी। और तभी शॉन कहता है कि टाओ के भी अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं जिससे हम सामने वाले की टाओ को कमजोर भी कर सकते हैं और अपनी टाओ को बूस्ट कर सकते हैं। शॉन और भी बातें बताता है और तभी यूजुरिया कहती है कि इस बात का कोई कंफर्मेशन है नहीं और ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक भी है और अभी हम दुश्मन के बेस में हैं और सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि हम इस आइलैंड को छोड़ के जल्द से जल्द निकल जाए। जिस पर शॉन कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, सबको अपने मन की करनी चाहिए और मैं कोई होता नहीं तुम्हें रोकने वाला और हमारे बीच इतना कुछ खास बॉन्ड भी नहीं है, सबको अपनी मन की करनी चाहिए। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, ये सब लोग आइलैंड के अंदर और भी ज्यादा अंदर जा रहे होते हैं और हमें बीच में टेंशन का भी सीन दिखाया जाता है, पता नहीं ये लोग कुछ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर शॉन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग अपने अपने रास्ते जा सकते हो और यहाँ पर शॉन अलग जाने लगता है, पर लेकिन वो आगे बढ़ने के बाद सोचता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। और जब शॉन देखता है तो सभी लोग उसी के पीछे आ रहे होते हैं, जिसपे नोरुगा कहता है कि हम लोग इतने समय से साथ है तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे ना। और यहाँ पर यूजुरिया कहती भी है कि एंडी एंड सब लोगों को जाना है तो साथ में ही चलेंगे। और यहाँ पर नोरुगा तो रोने लगती है और शॉन को मारने लगती है और कहती है कि आप हमें छोड़ के जाने वाले थे क्या। यहाँ पर यूजुरिया कहती है कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, लास्ट में बस एक ही क्रिमिनल को आजादी मिलेगी जो यहाँ से एलेक्सर लेकर आएगा, जिस पर कैमरा कहता है कि इन सब चीजों का फैसला हम बोर्ड पर कर लेंगे लड़कर। तभी हमें केप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फूची कहता है ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें कैसे भी करके एलेक्सर को ढूंढना होगा और जिंदा इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा। ये लोग सोचते हैं कि अपने प्लान को किस तरह फिगर आउट करे और इन्हें अभी किस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये सभी लोग इस आइलैंड से जिंदा कैसे निकलेंगे। और तभी माई फूची को बताती है कि हो रहा है ये बहुत ही बड़ा कासल है जो फर्स्ट एम्परर के लिए बनाया गया था और यहीं पर एलेक्सर को पूरा किया जाता है। और यहाँ पर माई एक और रास्ता बताती है जो वाटर से होते हुए जाता है, पर लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सी क्रीचर्स है और अगर वो छोटी बोट लेके वहाँ से निकलते हैं तो वो सभी उनके ऊपर अटैक करेंगे।
और एक बहुत ज्यादा अच्छा शॉर्टमैन के लिए भी पानी के अंदर लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर ये लोग बात करते हैं होराई के अंदर एक ऐसा वाटर गेट है जहाँ के क्रीचर्स को ट्रेन किया गया है वहाँ से निकलने वाली बोट के ऊपर ना हमला करने के लिए, और ये चीज सियोन ने भी नोटिस की थी। और तभी सागरी माई से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि एलेक्सर को कहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर माई कहती है जहाँ पर मेरी और रियोन की रिसर्च लैब है वहीं पर एलेक्सर रखा हुआ है और वो जगह दुश्मन की टेरिटरी के अंदर है। और यहाँ पर शियोन डिसाइड करता है कि वहाँ पर यूजुरिया और सिर्फ गाविमारू जाएंगे क्योंकि वो दोनों एक असैसिन है और उन्हें अपनी प्रेजेंस को छुपाना बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। और फिर यहाँ पर यूजुरिया सबको दिखाती है कि वो किस तरह अपनी प्रेजेंस को छुपा सकती है और देखते देखते वो गायब हो जाती है। और वो कहती है कि जब भी तुम कुछ बोलोगे तो ये चीज डीएक्टिवेट हो जाएगी। और वो कहती है ये चीज उसके टेंशन के खिलाफ लड़ने में बहुत ज्यादा काम आई थी और अगर ये सब लोग इस चीज को सीख लेते हैं तो वो उनके काम ही आने वाली है। और फिर गाविमारू इन सभी को सिखाता है कि किस तरह अपने टाव का इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और सामने वाले के टाव को उसी के खिलाफ यूज करते हैं। और यहाँ पर जो गाविमारू होता है और फिर गाविमारू इन सभी को अपनी गर्दन डिसलोकेट करके दिखाता है जो देखकर तो डर ही जाते हैं और गाविमारू से कहते हैं किस तरह तो हम मर ही जाएंगे। गाविमारू कहता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है और फिर गाविमारू उन सभी को अपने कंधे डिसलोकेट करके दिखाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजुरिया इन सभी को ध्यान लगाने के लिए कह रही होती है पर लेकिन वो सागरी को छेड़ रही होती है और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी कहती है। और शाम होने तक ये सब लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और यहाँ पर तामिया कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर तोमा तामिया को देखकर कहता है कि इस सिचुएशन में मैं तुम्हें बहुत ही इजीली डिफीट कर सकता हूँ। जिस पर तामिया गुस्से में कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है हम फाइट करते हैं और अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहनाऊंगा। और बस इनकी ऐसी बहस चल रही होती है और यहाँ पर जो सागरी होती है वो इन्हें देखकर कहती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, पहले हम एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे पर लेकिन अभी साइलेंट से निकलने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और फिर इसके बाद जो शॉन होता है वो इन सभी को अलग अलग ग्रुप में बांट देता है जिस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं। और ये सब चीज मैंने इन सभी लोगों को बताई है कि 5 तरह के एलिमेंट होते हैं वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। और अगर इन सभी को अपने टाओ के एट्रीब्यूट पता है तो किसी भी टेंशन के साथ फाइट कर सकते हैं और ये चीज टेंशन के साथ भी होती है। उनके भी अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। और यहाँ पर जो गाविमारू होता है वो तामिया के साथ होता है और उसका एट्रीब्यूट फायर होता है। और यहाँ पर शॉन बताता है कि 2 तरह के यूसेज होते हैं, पहला रिस्टोरेशन और दूसरा हैंडरिंग। पहला होता है कि सामने वाले की टाओ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए और दूसरा कि वो हमें कमजोर भी कर सकता है। ये सब अपने अपनी कंपैरेटिव पे डिपेंड करती है। यहाँ पर शॉन कहता है अगर ये लोग रिस्टोरेज पार्ट पे होते हैं तो इनके टावर टेंशन से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, मतलब कि उनसे ये लोग इजीली जीत जाएंगे। पर लेकिन यहाँ पर अगर उल्टा हो जाता है तो इनको वहाँ से भागना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मे होती है वो सभी को बता देती है कि किस टेंशन का कौन सा एट्रीब्यूट है और इन लोगों को पता चल जाता है कि ये किस टेंशन से किस तरह की फाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉन डिसाइड करता है कि जो पहला ग्रुप है वो होराई में जाकर वाटर गेट को खोलेगा ताकि ये सब लोग वहाँ से एग्जिट करे और जो दूसरा ग्रुप है वो कैसे भी करके एलेक्सर को ढूंढेगा। पर लेकिन यूजुरिया बहुत ज्यादा डर रही होती है। और तभी जो गाविमारू होता है वो मे से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इस आइलैंड के ऊपर काफी समय से हो और तुम ऐसे जाना भी चाहती हो पर लेकिन तुम अभी तक गए क्यों नहीं। और तुम उस दिन मुझे ये बात बताने वाली थी पर लेकिन मैं सुनने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, पर लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ। और तभी माई कहती है कि जब वो पहली बार रियोन से मिली थी तब वो एक अलग पर्सन था पर लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बदल चुका है और वो इस आइलैंड से जाने से पहले अपने क्रिएटर से मिलना चाहती है और वो पूछना चाहती है कि वो आखिर बदल क्यों गए और उसने इतने इंसानों को क्यों मार दिया। और बस वो इसीलिए उनसे एक बार मिलना चाहती है और पूछना चाहती है कि आखिर वो लोग क्यों बदल गए। और यहाँ पर माई रोने लगती है। यहाँ पर सब लोग कहते हैं ठीक है अगर तुम उनसे एक बार मिल लोगी फिर क्या करोगी। माई कहती है मैं उनसे मिलने के बाद इस आइलैंड को छोड़कर चली जाऊंगी और अपनी नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। और इस बात से गाविमारू बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा होता है क्योंकि तुम भी जानते हो गाविमारू ये सब कुछ छोड़ के अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। तो गाविमारू माई से कहता है ठीक है मैं इस चीज में तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें टेंशन को दिखाया जाता है। ये लोग एक रिचुअल कर रहे होते हैं और इनका ये रिचुअल पूरा हो गया होता है। और यहाँ पर जो चौबे होता है वो कहता है कि इसका कुछ फायदा भी है, जिस पर ये कहती है हम इसे बहुत समय से करते आ रहे हैं तो शायद इसका कुछ अच्छा फायदा होता होगा, पर लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और तभी पीछे से वही टेंशन आ जाता है जिसने चौबे को पहली बार फाइट की थी और उसे पिट में फेंक दिया था। और यहाँ पर टेंशन चौबे से बहुत ज्यादा चिढ़ रहा होता है और तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन चौबे उसके अटैक को इजीली पकड़ लेता है। और यहाँ पर चौबे रियलाइज करता है कि वो पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर रियोन आ जाता है और वो लोगों को रोकते हुए कहता है कि चौबे उसका एक टेस्ट सब्जेक्ट है इसलिए उससे दूर रहो। और फिर वो चौबे को अपने साथ लेके जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चौबे के हाथ में थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है पर लेकिन वो अपने आप को हील कर लेता है क्योंकि वो टाओ का वो और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकता है और इसीलिए
अब वो देख सकता है कि रियोन कितना ज्यादा पावरफुल है और बस उसे यहाँ पर रह के इन सबकी कमजोरियों के बारे में पता करना है। और तभी रियोन उसे एक कमरे में लेकर आता है और हम वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फूल देखते हैं जिसे बांको कहा जाता है। और यहाँ पर रियोन बताता है कि एक इंसान से बहुत ही ज्यादा कम टाउ निकलती है और यहाँ पर जो ये फूल है वो बहुत सारे इंसान को एक साथ कनेक्ट कर सकता है और उन्हें 10 में बदल सकता है, पर लेकिन इन पावर की एक लिमिट है। और हम यहाँ पर बहुत सारे इंसानों को इस फूल से कनेक्ट हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर 24 सोच रहा होता है कि आखिर ये सब लोग इतने सारे 10 का करेंगे क्या ये लोग उस टैन का इस्तेमाल करके तोमा को भी बदल देंगे। चौबे यही सब सोच रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी रियोन कहता है देखो तुम्हारी टाव किस तरह बढ़ रही है, बस यही एक चीज है जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी टाव इतनी ज्यादा अनोखी और सबसे अलग है। और तुम्हारी टाव को समझने के लिए मुझे तुम्हारे बॉडी पार्ट्स की जरूरत है। तुम चिंता मत करो, वापस से ठीक हो जाएंगे। तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ जिससे तुम अपनी टाव को और भी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। और तभी सीन चेंज होता है और हम गायमारू, सागरी और यूसुरिया और मेरे को देखते हैं। यहाँ पर इन लोगों का प्लान होता है कि रात के समय ही होराई में आकर एलेक्जेंडर को ढूंढेंगे, क्योंकि इन लोगों को मैंने बताया था कि रात के समय जो प्लांट्स है वो थोड़े वीक हो जाते हैं और इनका असर तोशी के ऊपर भी होता है, मतलब कि वो भी थोड़े वीक हो जाते हैं। और ये प्लान थोड़ा रिस्की है पर लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा प्लान है। तो ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, मतलब कि इन्हें रास्ता नहीं पता होता है। तो इन्हें अपनी आंखों की जगह अपने टाव का इस्तेमाल करके रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि जहाँ पर सबसे ज्यादा टाव है वहीं पर एलेक्जेंडर होगा। और इन लोगों ने कुछ सिग्नल भी बनाए होते हैं। ब्लू निशान का मतलब है कि सब कुछ ठीक है और रेड निशान का मतलब है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जो हो रहा है वो दो हिस्सों में बटी हुई है और अंदर की तरफ काफी सारे महल है जिसके अंदर अलग अलग टेंशन रहते हैं। और जो मैं होती है वो बताती है इन सभी के बारे में और वो कहती है पैलेस के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाती है और बोचू पैलेस के अंदर टोफा और टाफा इमॉर्टैलिटी के बारे में पता करती है कि किस तरह अमर बना जा सकता है। और यहाँ पर मैं और भी पैलेस के बारे में बताती है कि वहाँ पर कौन सा टेंशन रहता है और वो वहाँ पर क्या करता है। अब मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। और वो बाद में कहती है अगर हमें 10 को ढूंढना है, मतलब कि एलेक्जेंडर को ढूंढना है, तो हमें रेड 10 पैलेस के अंदर जाना होगा। वैसे तो वहाँ पर रियोन रहता है पर लेकिन रात के समय वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब इन्हें पता है कि अब इन्हें किस पैलेस में जाकर 10 को ढूंढना है। वहाँ पर बहुत सारी कॉर्पसेस होगी, मतलब कि लाशें होगी, तो बहुत सारी टावर भी होगी, तो उन्हें पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो मैं होती है वो रोने लगती है उन लाशों को देखकर और सागरी भी बिल्कुल भी नहीं देख पा रही होती है। गायमारू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे इन सब चीजों की आदत है। और यहाँ पर यूजुरिया और गायमारू अपनी प्रेजेंस को छुपाकर बहुत सारे तोशी को मार देते हैं क्योंकि अभी के समय वो थोड़े से कमजोर है। और यहाँ पर गायमारू और यूजुरिया एक एक करके सभी तोशी को मार देते हैं। सागरी सोच रही होती है कि कल के कल हम सभी लोग इस आइलैंड को छोड़कर निकल जाएंगे। और यहाँ पर गायमारू उस रेड पैलेस को ढूंढ लेता है और जब वो उसके दरवाजे खोलकर देखता है तो उसे उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब उसे टॉप बिल्कुल भी फील नहीं हो रही होती है। लेकिन तभी गायमारू को बीचों बीच किसी इंसान की टॉप फील हो रही होती है और हम देखते हैं ये रियोन है जिसने अपनी प्रेजेंस को भी छुपा लिया होता है। वो उन सभी को कहता है मैं जानता था तुम लोग भी ऐसे ही आओगे। यहाँ पर मैं रियोन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर रियोन बोलता है कि हमारे पास एक इंसान है जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है, मतलब कि इमॉर्टल कैसे बने। और हमें दिखाया जाता है कि जो रियोन है उसने चौबे के हाथ पैर काट के उसके ऊपर रिसर्च की होती है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा होता है। और यहाँ पर चौबे इन लोगों को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो उन लोगों के साथ था और वो अपने भाई टोमा की टाव को महसूस कर सकता है। और जब से उसने उसे घायल किया तब से वो और भी ज्यादा उसे महसूस कर पा रहा है। और जो बताता है वो जिनके साथ यहाँ पर आया था वो सभी उसके दुश्मन है और वो लोग अभी आसपास ही कहीं पर है। और जो नए लोग आइलैंड के ऊपर आए हैं चौबे उनके बारे में भी इन्हें बता देगा जब वो सब इसकी रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि चौबे इन सभी के साथ में है। पर लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जो कंडीशन हमें तो नहीं बताई गई है। और तभी सीन चेंज होता है और हम रियोन को देखते हैं जो इन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर रियोन कहता है कि तुम सभी इंसान मेरे ग्रैंड मास्टर के लिए ऑफरिंग का काम करोगे, मतलब कि उनके लिए बलि चढ़ोगे। और जिस तरह मैं तुम्हें अभी पकड़ने वाला हूँ उसी तरह सभी टेंशन तुम्हारे सभी दोस्तों को पकड़ लेंगे और तुम्हें एक रिचुअल में शामिल करेंगे, मतलब कि इन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये सब कुछ गायमारू ने पहले ही सोच ली थी। उसने कहा था कि अगर किसी का टेंशन से सामना होता है तो वो वहाँ से भाग जाए, बिल्कुल भी लड़ने की कोशिश ना करे। पर लेकिन अगर टेंशन से सामना हो जाता है तो समझ लेना कि हमारा प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और मैं यहाँ पर गायमारू की शक्ल दिखाई जाती है, मतलब कि वो कह रहा होता है कि अब तो हमारे एल लगने वाले हैं। और यहाँ पर गायमारू ने सभी से पहले ही कहा था कि अगर हमारे सामने कोई भी टेंशन आ जाता है तो इसका मतलब हमारा प्लान खराब हो चुका है। यहाँ पर सागरी कहती है कि गायमारू अब हम क्या करें। यहाँ पर गायमारू कहता है कि अब हमारा ये प्लान खराब हो चुका है। और तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर इनके सामने कोई टेंशन आ जाता है तो इन्हें क्या करना चाहिए, क्या हमें वहाँ से भाग जाना चाहिए। जिस पर गायमारू कहता है नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी
पूरी ताकत लगा के उन लोगों से फाइट करनी है। और हाँ गाइस, इस बंदे का नाम रियोन नहीं बल्कि रान है। मुझे पहले लग रहा था कि ये रियोन है पर ये वो नहीं है। और यहाँ पर गायमारू सागरी लड़ने के लिए तैयार होते हैं पर लेकिन रान कहता है कि मुझसे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। और हाँ गाइस, मैं बता दूं ये बंदा बहुत पावरफुल भी है। ये बंदा यही कहता है कि मुझसे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलो मैं तुम्हें रियोन और अपने ग्रैंड मास्टर से मिलाता हूँ। यहाँ पर जो मे है वो तो रियोन और ग्रैंड मास्टर से ही मिलने के लिए आई है। और यहाँ पर रान मे से कहता है कि अगर अभी भी तुम व्हाइट एंड ऑफ फ्लावर के अगेंस्ट रहोगी तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है कि आखिर ये लोग एकदम परफेक्ट टैन कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पर रान कहता है कि इस बार हम परफेक्ट टैन बनाएंगे और वो इंसानों को पेड़ में नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा जो इस आइलैंड पे पहले इंसान रहा करते थे जब उन्हें ये टैन दिया गया था जिससे उनकी जिंदगी तो लंबी हो गई थी पर लेकिन एक समय के बाद वो पेड़ में बदल गए। पर लेकिन अब इनके पास एक ऐसा तरीका है जिससे वो एकदम परफेक्ट टैन बना सकते हैं और उससे इनकी जो लाइफ फोर्स है मतलब कि ये एक तरह के अमर मतलब इमॉर्टल बन जाएंगे और ये चीज मुमकिन हो पाई चौबे की वजह से। पर लेकिन रान यहाँ पर उसका नाम नहीं लेता है। वो कहता है कि हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से हमारी रिसर्च पूरी हो चुकी है, ऐसे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा और इसलिए हम वो रिचुअल कर रहे हैं और हमारे मास्टर उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और इस रिचुअल का नाम है हेकेजी फुकुशु। और तुम लोगों को याद ही होगा जो मे है वो यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसे अपने मास्टर और अपने भाइयों से मिलना है। और यहाँ पर मे रोते हुए कहती है मैं यहाँ पर बस अपने दोस्तों और अपने ग्रैंड मास्टर से मिलने के लिए आई थी पर लेकिन अब मुझे कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है। वो यहाँ पर बस इतना कहती है कि अब वो इस आइलैंड को छोड़कर जा रही है। इस बात पर रान कहता है कोई बात नहीं, पर लेकिन अब रिचुअल शुरू हो चुका है और उसे पूरा करने के लिए एक चीज की जरूरत है और वो है ऑफ्रिक्स मतलब कि इन्हीं लोगों की। और रान इन लोगों को आसानी से यहाँ से तो नहीं जान देगा। और यहाँ पर ये बंदा अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहा होता है और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब लोग टाओ और उसके एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे होते हैं कि कैसे ये दोनों मैच होती है। और तभी शॉन कहता है कि टोफा की जो मेटल इक्विपमेंट टाओ है वो गायमारू की टाओ के सामने बहुत ही ज्यादा वीक है, पर लेकिन अगर गायमारू का सामना रान से होता है तो उसकी टाओ बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, मतलब कि गायमारू यहाँ पर बहुत बुरी तरह हार सकता है। और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर गायमारू सागरी और मेरे को यहाँ से जाने के लिए कहता है और एलेक्स से ढूंढने के लिए कहता है और गायमारू और यूजुरिया यहाँ पर रान से फाइट करेंगे, जिस पर यूजुरिया कहते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, जिस पर गायमारू से बोलता है क्योंकि तुम्हारी टाओ का एट्रीब्यूट अर्थ है और जो रान है उसकी टाओ का एट्रीब्यूट वाटर है, इसलिए वो गायमारू की टाओ के सामने ज्यादा पावरफुल है। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गायमारू की टाओ बहुत ही ज्यादा वीक है या फिर उसका एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा खराब है। जैसा कि हम जानते हैं जो वाटर होता है वो आग को बुझा सकता है, पर लेकिन अगर आग बहुत ज्यादा हो तो वो पानी को एवेपोरेट कर सकता है। और जो गायमारू है उसने अभी टाओ का कॉन्सेप्ट समझना शुरू किया है, पर लेकिन जो टेंशन है वो हजारों सालों से इसे समझता और सीखता आ रहा है, इसीलिए गायमारू की फायर के सामने इसका वाटर एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर लेकिन जो यूजुरिया का एट्रीब्यूट है वो अर्थ है, मतलब कि वो पानी को ऑब्जॉर्व कर सकता है, ऐसा इन्हें लग रहा होता है। पर लेकिन यहाँ पर मैं कहती है गायमारू ऐसा नहीं है। पर लेकिन हम देखते हैं जो रान होता है वो गायमारू के ऊपर बहुत सारा अटैक करता है और गायमारू बड़ी मुश्किल से ही बच पा रहा होता है। और तभी रान आगे आके कहता है कि ये रेंटन पैलेस नहीं है बल्कि ये मेरा डोइंग पैलेस है। और ये बात सुन के सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनका प्लान था ये लोग वहीं जाएंगे जहाँ पर एलेक्सर होगा। ये सब लोग बहुत ज्यादा शौक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी रान कहता है कि जो नॉन लिविंग चीज होती है उनकी टाव को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, जैसे कि जमीन, स्टोन या फिर कोई जगह, उनको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। और यहाँ पर रान बताता है कि उसने इस पूरे पैलेस को मैनिपुलेट कर दिया और यहाँ पर जो इन लोगों को टावर महसूस हुई थी वो इसी की वजह से हुई थी। और वो ये भी कहता है कि इस आइलैंड के ऊपर तुम्हें जितनी भी मूर्तियां दिखाई दी हैं वो मैंने ही बनाई है, मतलब कि ये बंदा किसी भी बेजान चीज को अपने हिसाब से आकार दे सकता है। और तभी यहाँ पर जो रान होता है वो फर्श के टावर को मैनिपुलेट करके उसे कुछ अजीब सा आकार दे देता है और वो जो मे का पैर है उसे जकड़ लेता है और कहता है कि छोटी बहन तुम बस थोड़ा सा वेट करो। और यहाँ पर जो गायमारू होता है वो रान से लड़ने के लिए आगे आता है, पर लेकिन हम जानते हैं कि गायमारू बहुत ज्यादा कमजोर है रान के मुकाबले। और यहाँ पर गायमारू ही नहीं बल्कि यूजुरिया भी बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही होती है। यूजुरिया बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है कि वो रान को एक भी हिट कर पाए। और तभी हमें एक पास दिखाया जाता है कि मैंने यूजुरिया से कहा था कि जो टाव है हम उसे किसी भी वेपन के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूजुरिया है वो शुरिकेन फेंकती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने रान को हिट किया, पर लेकिन हम देखते हैं कि इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है, मतलब कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये देख के गायमारू बहुत ज्यादा हैरान होता है। और यहाँ पर जो रान होता है वो कह रहा होता है कि जो टाव है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है, जैसे कि कोई मसल फाइबर की तरह मैं इसे कितना भी ज्यादा स्ट्रेच कर सकता हूँ या कितना भी ज्यादा हार्ड बना सकता हूँ। और यहाँ पर जब गायमारू कॉन्सेंट्रेट करके देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि जो रान है उसने टाव का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के चारों तरफ एक कवच जैसा बना लिया है और उसमें कोई भी ब्लैंक स्पॉट नहीं होता है जिससे गायमारू उसके ऊपर अटैक भी कर सके। और अभी इस टाइम रान को टच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और गायमारू के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर गायमारू रान से फाइट कर रहा होता है और तभी जो रान होता है वो उन स्पाइक से, मतलब कि उन कांटों से गायमारू का पैर
पकड़ लेता है और वो इसी का फायदा उठाकर गायमारू को बहुत ही ज्यादा बुरा मारता है। और यहाँ पर गायमारू को इतना तो समझ में आ जाता है कि जो रान है उसका कॉम्बैट पावर और साथ ही उसकी टाओ तोशी के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी गायमारू यूजुरिया से कहता है तो चलो ठीक है अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर रान सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग अब क्या शुरू करने वाले हैं। और तभी गायमारू रान की तरफ भागते हुए जाता है और यहाँ पर रान देखता है कि गायमारू की जो टाव है वो अभी भी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि गायमारू की टाव बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ गई हो। यहाँ पर रान को भी पता है कि गायमारू उसे हिट नहीं कर सकता है। और तभी पलक झपकते ही जो गायमारू है वो रान के साइड से आकर उसकी फेस के ऊपर एक बहुत ज्यादा बेहतरीन पंच लैंड करता है। यहाँ पर रान भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ, मतलब कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और रान के मुंह से खून भी आ रहा होता है। और तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर रियोन को देखते हैं जो वही रिचुअल कर रहा होता है और उसके सामने कुछ स्लिप पड़ी हुई होती है और उसके ऊपर नाम भी लिखे होते हैं और उनमें से एक के ऊपर गायमारू का भी नाम लिखा हुआ होता है। और हमें पता चलता है कि इस कागज के ऊपर जिस भी बंदे का नाम लिखा होगा उसकी लाइव लोकेशन इन लोगों को पता चल रही होगी और इन सभी के नाम है चौबे ने इन लोगों को बताए होते हैं। और तभी हमें वो कंडीशन पता चलती है कि मतलब कि वही कंडीशन जो चौबे ने इन लोगों के सामने रखी थी। यहाँ पर चौबे की कंडीशन होती है कि इसके भाई तोमा को कुछ भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर चौबे का काम होगा तोमा को टेंशन के साइड लाना और यहाँ पर चौबे उसके बाद ही इनकी मदद करेगा उस रिचुअल के अंदर। और वापस से हम रियोन को देखते हैं, उसके हाथ में एक ट्विस्टेड पेपर होता है और वो उसको जाने लगता है और हमें पता चलता है कि जिसका पेपर जितना ज्यादा जलेगा मतलब कि उसकी लाइफ पर बहुत ज्यादा कम बची है। और यहाँ पर रियोन शॉन का पेपर भी जलाता है और हम देखते हैं कि रियोन को कुछ ज्यादा डैमेज पहुंचा नहीं होता है, मतलब कि उसकी लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा बाकी है। और यहाँ पर रियोन ये भी देख सकता है कि कौन सा बंदा किस अपोनेंट को फेस कर रहा है। और हम शॉन को देखते हैं जो जूजिन से फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर जूजिन का वाटर एट्रीब्यूट होता है, लेकिन फिर भी शॉन को कुछ ज्यादा अच्छी फाइट नहीं दे पा रहा होता है। और जो नोरुगाई है उसके पास कंपैटिबल एट्रीब्यूट्स है, मतलब कि वो जूजिन को अच्छी फाइट दे सकती है पर लेकिन उसकी टाव और उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कि नोरुगाई की जो टाव है बहुत ज्यादा कमजोर है, शायद अच्छे से प्रैक्टिस ना की हो। और तभी सीन चेंज होता है और हम रियोन को देखते हैं जो बताता है ह्यूमन इमोशन नाम की चीज होती है जिससे अचानक से टाव बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है, मतलब इन्हें उसके बारे में देखना पड़ेगा। और यहाँ पर रियोन ये भी देखता है कि किस बंदे की फाइट किसके साथ हो रही है और हम देखते हैं कि फूची और तामिया की फाइट तोहफा और ताफा के साथ हो रही होती है बोचो पैलेस के अंदर। और हम यहाँ पर चौबे को भी देख सकते हैं जो अपने भाई तोमा को बुला रहा होता है और हम वहाँ पर रियोन पे आते हैं जो सभी लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ होता है, पर लेकिन खास तौर पर वो गायमारू को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो कहता है कि ये बंदा थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है और हम देखते हैं जो गायमारू है उसका कागज आधा चला हुआ होता है, मतलब गायमारू को काफी हद तक डैमेज हुआ है। और हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर गायमारू कह रहा होता है कि जो टाव है वो हमारे बॉडी के चारों तरफ वैसे ही घूमता रहता है और अगर कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर लेकिन अगर हम बात करते हैं टेंशन की तो वो एकदम परफेक्ट होते हैं। उनकी टाव हमेशा स्टेबल रहते हैं और जो टेंशन की टाव है वो उनके बॉडी के चारों तरफ हमेशा रिवॉल्व करती रहती है। अगर हमें उसे डिफेक्ट करना है तो उससे कुछ उल्टा ही करना पड़ेगा, या तो फिर हमें अपने अपोनेंट की टाव के साथ मिल जाना चाहिए और उसके फ्लो के साथ चलना चाहिए। इसी का इस्तेमाल करके हम शायद कुछ कर सकते हैं। और इस चीज को यूज करने के लिए गायमारू को अपनी टाव को थिन करना पड़ेगा, मतलब कि वीकेंड करना पड़ेगा, पर लेकिन इसकी कुछ वर्स्ट कंडीशन भी है। अगर गायमारू इसका यूज करता है तो जो उसका स्टैमिना है बहुत ज्यादा जल्दी खर्च होगा और अगर गायमारू को डायरेक्ट हिट पड़ जाता है तो उसका काम 25 भी हो सकता है। और ये सब चीजें गायमारू ने नोरुगाई के साथ ट्रेनिंग करते समय, शियोन से फाइट करते समय और सभी लोगों से सीखा है। और यहाँ पर जो गायमारू टेंशन के अटैक को डिफेक्ट कर रहा होता है वो उसने साइड से सीखा है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गायमारू ने रान को बहुत ज्यादा पीटा होता है, मतलब कि इसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी होती है। यहाँ पर रान भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि जो गायमारू की टाव है बहुत ही ज्यादा कमाल की है और ये ऐसा कैसे हो सकता है। और वो कहने लगता है कि जो इस आइलैंड के ऊपर मिस्ट फैली हुई है उस टाव को रिकवर कर देती है, पर लेकिन ऐसी एडेबिलिटी कैसे हो सकती है गायमारू के अंदर। और यहाँ पर रान गायमारू की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कमाल का टैलेंट है, पर लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये बस टैलेंट ही नहीं है। गायमारू ने इतना ज्यादा सफर किया है और इतने ज्यादा दुश्मनों से फाइट की है कि गायमारू ने इसे खुद हासिल किया है। और यहाँ पर जो साइकिल होते हैं मे के पैर को फ्री करवा देती है और वो गायमारू से कहती है तो ठीक है हम लोग एग्जिट ढूंढते हैं, पर लेकिन रान उन लोगों को ऐसे ही तो नहीं जान दे सकता है ना। और तभी रान उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी गायमारू आता है और उसे बहुत ज्यादा खतरनाक किक मारता है। यहाँ पर रान को समझ आ जाता है कि वो ऐसे ही उससे फाइट नहीं कर सकता है, उसे भी अपनी टाव को वीक करना पड़ेगा गायमारू से लड़ने के लिए। और जैसे ही वो ऐसा करता है तभी वहाँ पर यूजुरिया आ जाती है और वो रान को बीच में से ही काट के रख देती है। और यहाँ पर रान भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लोग इतने लंबे समय तक इस चीज का वेट कर रहे थे। और वो कहता है कि इनकी फिजिकल एबिलिटी तो बहुत ज्यादा कमाल की है और इनका टीम वर्क तो लाजवाब है, पर लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। रान का पत्ता कट हो चुका है, सभी को ऐसा लग रहा होता है और यूजुरिया है वो भी उसे वापस से कट करने
करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। पर लेकिन जो रान होता है वो अपने आप को तभी एक अजीब से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो हम पहले 2 बार देख चुके हैं। मतलब कि क्या ही बोलूं अब। वैसे ही इन लोगों की इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है और ये बंदा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में भी आ चुका है। और इस चीज को रियोन भी नोटिस कर लेता है कि रान अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ चुका है। वो सोच रहा होता है कि गायमारू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि रान को अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आना पड़ा। और यहाँ पर जो रियोन होता है वो अपने ग्रैंड मास्टर के सामने झुककर बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, हमने टैंक बना लिया है। पहले हम इस आइलैंड पे जितने भी लोग हैं उनका इस्तेमाल करके इस टैंक को बढ़ाएंगे, फिर इस समुद्र के उस पार जितने भी लोग हैं उन्हें भी टैंक में बदल देंगे। और हम यहाँ पर वापस से सीन पर आते हैं जहाँ पर जो रान है वो गायमारू और यूजुरिया को बहुत गंदे तरीके से पेल रहा होता है। मतलब कि तुम देख ही सकते हो। और यहाँ पर जो यूजुरिया है उसके पेट में पता नहीं कुछ लग जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रही होती है। और हम यहाँ पर मे और सागरी को देख सकते हैं जो अपने रास्ते निकल चुके हैं और उन्हें बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि गायमारू फाइट कर रहा है, पर हम देख सकते हैं कि गायमारू यहाँ पर पिट रहा होता है। मतलब कि कतई सुअर बना रखा है मेन कैरेक्टर का। और यहाँ पर गायमारू एक चीज नोटिस करता है कि मॉन्स्टर बनने के बावजूद ये बंदा अपनी टेक्निक और अपनी पावर को यूज कर पा रहा है। मतलब कि ये बंदा अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है। और हमें एक बात बताई गई थी कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा घायल है और फिर भी वो अपनी टाव का इस्तेमाल करता है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो रान होता है वो यूजुरिया को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर लेकिन तभी गायमारू एक पत्थर मार के उसका ध्यान भटका देता है। और हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है कि गायमारू ने यूजुरिया से कहा था कि अगर उनकी फाइट किसी नॉर्मल से टेंशन से होती है तो वो उसे अकेला ही संभाल लेगा, पर लेकिन अगर उनकी फाइट किसी पावरफुल टेंशन से हो जाती है तो गायमारू कुछ भी करके यूजुरिया को मरने तो नहीं देगा। जिस पर यूजुरिया कहती है, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? पर लेकिन हम दोनों तो शिनोबी है ना, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं जो यूजुरिया होती है वो अपनी रोप को गायमारू की तरफ फेंकती है। मतलब कि उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और उसे उठाकर वहाँ से दौड़ने लगती है, क्योंकि गायमारू इस हालत में नहीं होता कि वो दौड़ भी सके। और यहाँ पर यूजुरिया ने साफ साफ कहा था कि वो किसी और की लाइफ के लिए अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालेगी। यहाँ पर यूजुरिया कहती है कि हमें अभी पीछे हटना होगा वरना हम मारे जाएंगे। और तभी जो रान होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन तभी गायमारू बीच में आ जाता है। पर लेकिन जो रान होता है वो गायमारू को शोल्डर से लेके पेट तक नीचे तक काट देता है। पर लेकिन यहाँ पर रान हैरान होते हुए कहता है कि मैं इस बंदे को कट क्यों नहीं कर पाया। और रान गायमारू को उठाता है और फेंक देता है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गायमारू कहता है कि हाँ, मैं भी किसी के लिए अपनी लाइफ को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, मुझे भी इस आइलैंड से जिंदा लौटना है और अपनी वाइफ से मिलना है। मतलब कि इन दोनों ने कहा था कि वो किसी के लिए अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। और हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि गायमारू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। देखकर ऐसा लगता भी नहीं कि गायमारू अब जिंदा भी बचा होगा। तभी सीन चेंज होता है और हम सागरी को देखते हैं जो मे के साथ मिलकर एलेक्सर को ढूंढ रही होती है, पर लेकिन उसे गायमारू की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है, पर लेकिन उसे विश्वास भी होता है कि गायमारू संभाल लेगा। और तभी सीन चेंज होता है और मैं तोमा, तामिया और फूची को दिखाया जाता है जिसके सामने 2 टेंशन और साथ ही चौबे होता है। यहाँ पर जो चौबे होता है अपने भाई तोमा को अपने साइड करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे कहता भी है कि अगर तुम यहाँ पर आ गए तो एकदम इमॉर्टल हो जाओगे। मतलब कि यहाँ पर चौबे पूरी कोशिश कर रहा होता है कि तोमा उसका भाई उसकी साइड आ जाए। यहाँ पर तोमा सोचता है कि आखिर उसका भाई ये सब क्या कर रहा है। तामिया यहाँ पर तोमा से कहता है, हाँ तुम्हें यहाँ से जान चाहिए, वो तुम्हारा भाई जो है। यहाँ पर फूची कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर वो उस तरफ चला गया तो यहाँ पर 2v4 हो जाएगा। मतलब कि इनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है। पर लेकिन यहाँ पर तामिया हंसते हुए कहता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, अगर एक कमजोर इंसान उनके साथ जुड़ भी जाता है तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, मैं यहाँ पर सबको मार डालूंगा। और बहुत ज्यादा सोचने के बाद जो तोमा होता है वो फूची को बाय कहकर यहाँ से जाने लगता है। फूची बोलता है, लगता है कि ये तुम्हारी बात का कुछ ज्यादा ही बुरा मान गया। जिस पर तामिया कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक ना भरोसेमंद दोस्त होने से अच्छा एक दुश्मन है कि पता तो चले कि सामने वाला तुम्हारा दोस्त है या फिर दुश्मन। और इस बात से फूची भी एग्री कर रहा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये दोनों भाई आमने सामने खड़े होते हैं और एक स्माइल दे रहे होते हैं और तभी एक शॉकिंग चीज होती है, ये दोनों एक ही झटके में दोनों भाई दोनों टेंशन की आंखों को काट देते हैं। दोनों भाई थोड़े हैरान भी होते हैं। और तभी जो तोमा होता है अपने भाई के बालों को बांधने लगता है। यहाँ पर चौबे अपने भाई की तारीफ कर रहा होता है कि इतने समय बाद भी तुमने अपनी अंदर की विल को जगाए रखा, बुझने नहीं दिया। और उसके बाद तोमा अपने भाई के पास आता है और उसके बाल बांधने लगता है। और हमें पता चलता है कि उसे कैसे पता चला कि उसका भाई झूठ बोल रहा है। अगर चौबे ने अपने बाल खुले हुए रखे हैं तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। और यहाँ पर चौबे अपने भाई तोमा की तारीफ करते हुए कहता है कि वो पहले से बदल चुका है, मतलब कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और ये बात सुनकर तोमा बहुत खुश होता है कि उसका भाई उसकी तारीफ कर रहा है। और यहाँ पर फूची और तामिया बस इन लोगों की बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। फूची कहता है, क्या ये बंदा हमारी तरफ आ गया है? इससे अच्छा तो ये हमारा दुश्मन ही था। और तभी ये टेंशन होती है, वो कहती है कि हम भी तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। और तभी ये दूसरा टेंशन कहता है कि इंसानों से हमें धोखा मिला, इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा थी, पर लेकिन तुमने ताउफा को चोट पहुंचाई है। जिस पर चौबे कहता है कि तुम हमसे इस तरह बात मत करो कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम आजाद ब्रदर्स से हमारा काम है लोगों को मारना, लूटना और हमें ठग है, मतलब वही लोग जो दूसरों को लूटते हैं, मारते हैं। और यहाँ पर जो येलो वाला टेंशन होता है वो कहता है कि ये फाइट पिछली बार वाली फाइट की तरह होने वाले, मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार दूंगा। पर लेकिन ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है। हम देखते हैं कि इसको इन दोनों
दोनों के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही होती हैं। और ये बंदा ये भी कहता है कि ये दोनों पिछली बार से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और तभी तोमा उसके पीछे आ जाता है और उसके हेड को कट कर देता है, लेकिन जो उसका सर है वो हवा में ही उड़ने लगता है और वो इस्तेमाल करता है सैनजुजुत्सु 10 स्प्लिंटर का, जिससे वो अपने बॉडी के पास जितनी भी टाव होती है वो उससे तोमा के ऊपर अटैक करने लगता है। पर लेकिन उसका भाई चौबे उसे बचा लेता है और यहाँ पर तोमा अपने भाई से माफी मांग रहा होता है कि उसे बचाना पड़ा। पर चौबे अपने भाई की तारीफ करते हुए कहता है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मूव था। और अपनी तारीफ सुनकर तोमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और चौबे कहता है जब भी ये बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है तो इसकी नोज के ऊपर जो स्कार है वो हील होने लगते हैं। और यहाँ पर वापस से येलो टेंशन इन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है, पर लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता है। यहाँ पर चौबे खुद को और अपने भाई को बड़े आसानी से बचा रहा होता है। और यहाँ पर टेंशन कहता है कि मुझे इनका फाइटिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है, इन दोनों से लड़ते समय मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी एक ही इंसान से लड़ रहा हूँ। और यहाँ पर वापस से ये बंदा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मतलब कि जो उसकी टाव है वो उसका एक एनर्जी बॉल बनाकर इनके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन चौबे खुद को और अपने भाई को उस हमले से बचा लेता है। यहाँ पर टेंशन सोच रहा होता है क्या चौबे ने टाव को मास्टर कर लिया है, और क्या ये बंदा टाव को भी देख सकता है, मतलब डिटेक्ट कर सकता है। और साथ ही इस बंदे ने अपनी फिजिकल एबिलिटी को भी बहुत ज्यादा इनहांस कर लिया है। और पिछली बार के मुताबिक तोमा भी इस बार बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और हम टेंशन पर आते हैं, मतलब इस बंदे को देखते हैं बंदा पूरा बौखला चुका होता है, कहता है कि भाड़ में जा, चलो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं अब इन दोनों को जान से ही मार के रहूंगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम इनकी तरफ आते हैं जहाँ पर वो अपना जेंडर चेंज करके इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर जो ताम्या होता है वो कहता है इस लड़के की संतरे कितने ज्यादा अच्छे और परफेक्ट शेप में है। यहाँ पर फूची भी कहता है कि हाँ, ये अपनी एबिलिटी की वजह से अपनी रियल एज में नहीं है, मतलब वैसे तो इनकी उम्र 1000 साल है, बट ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और जो तोहफा होती है वो शुक्रिया अदा करती है उसकी तारीफ करने के लिए, बट वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है और ताम्या के पेट में पंच मारकर उसे किक करके उड़ा देती है। और वो कहती है कि मुझे बुढ़े लोगों से कुछ इतना खास अट्रैक्शन नहीं है। और वो फूची की तरफ देखकर बोलती है फूची तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, क्या तुम मेरे साथ बोचोजुत्सु करना चाहोगे। पर लेकिन जो ये गधा होता है वो इस लड़की का हाथ काटते हुए मना कर देता है। और वो कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा से कपड़े उतार के चेक करना चाहता है कि इसके अंदर क्या है। मतलब तुम्हें पता ही होगा कि ये जो बंदा है बायोलॉजिस्ट है और ये काट पीट के देखता है कि किसके अंदर क्या है। और यहाँ पर जो तोहफा होती है वो कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा नॉटी बातें करते हो। और हम यहाँ पर ताम्या को देखते हैं जिसे भाई तारीफ करने के बावजूद इस बंदे को मार पड़ी है, जो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम बहुत ज्यादा सुंदर भी हो। अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ यहाँ पर तो मैं बाहर काफी ज्यादा फेमस हो जाऊंगा कि मैंने एक टेंशन को मारा है। और यहाँ पर ताम्या और फूची साथ में इस बंदे के ऊपर हमला करते हैं, पर लेकिन ये अपने मसल को फुलाकर इन दोनों का अटैक को रोक लेती है। और फिर इनकी फाइट कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर भी कोई ज्यादा अच्छी फाइट नहीं दे पा रहे होते हैं टेंशन को। यहाँ पर ताओफा इनकी तारीफ करते हुए कहती है कि हाँ, तुम लोग पहले से तो स्ट्रांग हो चुके हो। और तभी जो फूची होता है वो फिगर आउट कर लेता है कि जो ये टेंशन है वो टाओ से इनविजिबल अटैक कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी इसे डिफीट नहीं कर पाएंगे। और तभी यहाँ पर फूची कहता है कि हमें अपने हैंडलिंग टाओ का इस्तेमाल करना पड़ेगा इनके टेक्निक को डिफायर करने के लिए। और तभी ताम्या एक बात मेंशन करता है कि बाकियों के मुकाबले ये लोग अपने टाओ का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकते हैं। और तभी तोहफा कहते हैं चलो हम अपना रिचुअल पूरा करते हैं, एक ओल्ड स्ट्रॉन्ग मैन और एक क्यूट गाय। और तभी यहाँ पर फूची एक चीज नोटिस करता है और तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर शॉन इन लोगों को सिखा रहा होता है कि तुम्हें टाओ का इतना ज्यादा अच्छे से यूज करना नहीं आता है, पर लेकिन अगर तुम्हारी फाइट किसी टेंशन से हो जाती है तो तुम्हें टाओ का सेंस करना तो आना ही चाहिए। और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर फूची देख लेता है कि जो इसके अटैक है, मतलब जो टाओ के अटैक है वो इनविजिबल अटैक है जिसे ब्लॉक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फूची कहता है कि जो ये लड़की है इसका नाम तोहफा है और इसका एट्रीब्यूट वुड है, और जो मेरा एट्रीब्यूट है मतलब कि जो फूची का एट्रीब्यूट है वो मेटल है, तो मैं इसके साथ अच्छी फाइट कर सकता हूँ। पर लेकिन मैं टाओ का यूज इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं कर सकता हूँ, तो इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर ताम्या कह रहा होता है कि मुझे टाओ से रिलेटेड कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही है। और हाँ प्लीज, अभी अभी मुझे फाइट में मजा आना शुरू हुआ है तो तुम मेरे उस मजे को खराब मत करो। यहाँ पर जो ताम्या होता है वो तोहफा की तरफ वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट तोहफा अपने इनविजिबल अटैक से ताम्या के ऊपर अटैक करती है और उसे जमीन में ही गाड़ देती है। और यहाँ पर वो उसके कंधे पर पैर रखते हुए बोलती है तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो पर लेकिन तुम हमसे नहीं जीतने वाले हो। वो उसे ऐसा करने के लिए कह रही होती है कि वो हार मान जाए और अपनी बॉडी हमें दे दे ताकि वो उसको 10 में बदल सके। पर लेकिन यहाँ पर जो ताम्या होता है वो हार नहीं मान रहा होता है और वो सिर्फ मजे ले रहा होता है अभी तो इसके। और तभी ताम्या कहता है तुमको तो हजारों साल से बस इंसान को टॉर्चर करने में ही मजा आता है ना। पर लेकिन ये बात सुन के तोहफा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और वो कहते हैं कि इस चीज में कुछ भी मजा नहीं है, हम लोग हजारों साल से जिंदा हैं और अपनी इमॉर्टलिटी को ट्रेन कर रहे हैं, पर लेकिन फिर भी अभी तक हम ट्रू इमॉर्टल नहीं बन पाए हैं। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मूडन और तोहफा को सबको समझ में आ चुका है और जब भी मैं हंसती हूँ तो मेरा सर फटने लगता है। और शायद मैं अभी हंसी इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो चुका है। और फिर तोहफा इन दोनों के ऊपर हमले करती है जिससे इनकी हालत बिगड़ जाती है। और तोहफा कहते हैं कि सच में इसमें कुछ भी मजा नहीं है, पर लेकिन हम देखते हैं कि फूची हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और यहाँ पर तोहफा फूची को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि जो फूची होता है वो हंस रहा होता है और वो कहता है कि मुझे नई स्टडी ऑफ लाइफ पता चल चुकी है, मुझे कैसे भी इस नॉलेज को अपने घर
घर तक ले जाना होगा और हम जो सब और जितना जानते हैं मेडिसिन के बारे में ये सब उसे बदल देगा। यहाँ पर तामिया भी उठते हुए कहता है कि हाँ इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और ये दोनों फुल एक्साइटेड होते हैं। फूची यहाँ पर इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि उसे कुछ नई चीजें पता चल चुकी हैं और यहाँ पर तामिया इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग और वर्दी अपोनेंट है। और यहाँ पर जो तोहफा होती है वो इन लोगों की ताव को महसूस कर पा रही होती है और कहते हैं कि इन लोगों के मजे में इनकी ताव कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। पर लेकिन इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर टॉफा वापस से तामिया के ऊपर हमला करने वाली होती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि जो तामिया होता है उसने टॉफा को बीच में से ही काट दिया होता है। और यहाँ पर तामिया कहता है कि अब मुझे टाव समझ में आ रही है और हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर शॉन तामिया को सिखाने की कोशिश तो करता है, पर लेकिन जो तामिया है वो खाली अपनी रॉ स्टैंड पर ही बिलीव करता है। मतलब इसको सिखाना ऐसा है, मतलब पता था सर पटकना। और यहाँ पर जो नोरुगाई होती है वो सोच रही होती है कि वो किस तरह टेंशन से फाइट करेगी, उन्हें काटेगी। और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि टॉफा वापस खड़ी होती है और तामिया को मारने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से फूची आता है और उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। यहाँ पर तामिया कहता है कि हाँ अब मैं टाओ को देख सकता हूँ, पर लेकिन फूची कहता है भले ही हम टाओ को देख सकते हैं पर लेकिन हम उसके ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना ही होगा। फूची टॉफा से फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर टॉफा कहती है कि अब तो तुम्हारा दोस्त टाओ को देख सकता है तो तुम लोग मिलकर मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करते हो, जिस पर फूची कहता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जब इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है तब फूची ने कहा था तामिया उसका दोस्त नहीं है, पर लेकिन हमारे बीच कुछ सिमिलैरिटी है। यहाँ पर तामिया भी हैरान होता है कि मैं तो एक क्रिमिनल हूँ ना, जिस पर फूची कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम क्रिमिनल हो, पर लेकिन क्रिमिनल्स भी तो ह्यूमंस होते हैं ना, और हाँ मैं तुम्हारे क्राइम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन हम तुम्हारे प्रति थोड़ी सिंपैथी तो दिखा सकते हैं ना। और हमें पता है कि तामिया ने कुछ इतना ज्यादा खास क्राइम किया नहीं है। और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ये टेंशन इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही होती है और यहाँ पर ये दोनों शॉन की बातें याद कर रहे होते हैं कि वो किस तरह टाओ को देख सकते हैं। और तभी यहाँ पर जो तामिया होता है वो अपनी एक आंख निकाल देता है, क्योंकि जब इसने फर्स्ट टाइम टाओ को देखा था तब इसकी एक आंख में खून था जिससे वो देख नहीं पाया था, इसलिए अब इसने अपनी एक और आंख को निकाल दिया है। अब इससे अपने सेंसेस के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। और अब हम देख सकते हैं कि तामिया का कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर लेकिन वो सेंस कर सकता है। मतलब तो इस बंदे की डेडिकेशन देख रहे हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इस बंदे ने अपनी आंखें ही फोड़ ली। अब जो तामिया होता है वो टाओ को सेंस कर पा रहा होता है। अब वो फूची को उठा लेता है और टॉफा के अटैक से बच रहा होता है। और यहाँ पर जो तामिया है वो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो चुका है और ये देखकर तो फूची भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और जो तामिया होता है वो शुक्रिया अदा कर रहा होता है इस टेंशन का कि उसकी वजह से अब तामिया और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो तामिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें यहाँ पर तामिया को दिखाया जाता है जो सनराइज के समय अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ऐसा कह रहा होता है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर युद्ध नहीं होते हैं और वहीं पर तुम अपनी तलवार के दम पर वो सब हासिल कर लो जो तुम चाहते हो। और ये सब एक सपने के जैसा है जो तामिया पूरा करना चाहता है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है उन सभी लोगों से और वो उसका बस एक ही सपना है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों से फाइट करे और उन्हें मार दे। और तुम्हें लास्ट एपिसोड में याद ही होगा जो तामिया है उसने कहा था कि तोहफा एक वर्ल्ड अपोनेंट है उससे फाइट करने के लिए, मतलब कि वो ताकतवर है। और तभी हम तामिया के पीछे एक ओल्ड मैन को देखते हैं और तभी हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तामिया जमीन पे पड़ा हुआ होता है, मतलब कि इन दोनों की फाइट हुई है। और यहाँ पर तामिया कह रहा होता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा पतले हो, तुम बहुत ज्यादा स्लो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कैसे हरा दिया। जिस पर ये बुढ़ा कहता है तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो, तुम्हें सब कुछ चाहिए इसलिए क्योंकि तुम यंग हो, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर लेकिन ये सब के चक्कर में तुमने अपना फोकस खो दिया है। अगर इस चीज को इस टाइप से देखा जाए कि इंसान हर चीज खाता है पर लेकिन वो उसके शरीर का हिस्सा नहीं बनता है। अभी तुम जवान हो इसलिए सब कुछ कर सकते हो, पर ओल्ड होने के बाद भी तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। तुम हर एक चीज को समेटो और उसे एनालाइज करो और देखो तुमने किस चीज को पीछे छोड़ दिया है। तुम्हें चीजों की चौड़ाई में नहीं बल्कि गहराई में जाना है, मतलब कि और भी ज्यादा फोकस करना है। इस बात पर तामिया कहता है मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। और हम बैकग्राउंड में तामिया की आवाज सुनते हैं जो कहता है उन दिनों में अपने मास्टर की कोई भी बात को समझ नहीं पाता था। और हमें थोड़ा आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम तामिया को देख सकते हैं और उसके आजू बाजू बहुत से लोग होते हैं जिन्हें शायद इसी ने पीटा है। और हमें और भी आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम तामिया को देखते हैं जो और भी लोगों को मार रहा है। और यहाँ पर हम उसका बैकग्राउंड वॉइस भी सुनते हैं जो कह रहा होता है कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली है और अब जाकर मुझे समझ में आया है कि तुम जितना ज्यादा खुद को ताकतवर और मजबूत बनाओगे उतना ज्यादा ही मुश्किल उस चीज को उस पास देखना होगा। और हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तामिया ने अपनी एक आंख निकाल दी है और उसकी दूसरी आंख में खून भर चुका है, इसलिए वो अभी कुछ भी नहीं देख सकता है। पर लेकिन यहाँ पर तामिया टाओ को महसूस कर पा रहा होता है और तभी टॉफा उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर लेकिन जो तामिया होता है वो उसके हाथ को ही कट कर देता है और तामिया यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और वो तोहफा को बीच में से कट कर देता है। जिस पर तोहफा कहती है लेकिन तुम फिर भी मुझे इस तरह नहीं मार सकते हो। जिस पर तामिया कहता है तो ठीक है, मैं जिंदगी भर तुम्हें इसी तरह काटने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर जो फूची होता है वो दूर से देखकर सब कुछ एनालाइज कर रहा होता है और वो कहता है तामिया पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पर लेकिन वो थोड़ा सा पागल भी हो चुका है क्योंकि उसने अपने खुद की आंख निकाल दी है और वो अब टाओ को देख सकता है। पर लेकिन उसके अटैक करने का कोई भी फायदा नहीं है, उसके पास हैंडी इफेक्ट नहीं है, इसलिए उसके अटैक करने का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। और अगर ये सब चलता रहा तो जो तामिया है वो अपने ब्लड लॉस के कारण ही मर जाएगा। यहाँ पर जो तोहफा है उसका एट्रीब्यूट वुड है और यहाँ पर जो फूची है उसका एट्रीब्यूट
लाइट मेटल है, मतलब कि फूची उसको मार सकता है, पर लेकिन उसे टाओका यूज करना इतने अच्छे से नहीं आता है। यहाँ पर फूची सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसे गायमारू की एक बात याद आती है कि जो रिस्टोरेशन है वो फ्लो को रिस्टोर करता है और जो हैंडलिंग है वो ग्रो होने से रोकती है। और तभी जो फूची होता है वो टॉफा को पकड़ लेता है, जिसे देखकर तामिया उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और यहाँ पर टॉफा भी गलत समझ लगती है फूची को। लेकिन तभी फूची कहता है कि जो हिंडरैंग्स है वो टेंशन को इसलिए मार पाते हैं क्योंकि हिंडरैंग्स के इफेक्ट की वजह से जो टेंशन होते हैं वो अपने कोर को रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है जब तक फूची टॉफा को पकड़ के रखेगा उसे रीजनरेट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और तभी जो फूची होता है वो तामिया की तरफ घूम जाता है और वो उससे टेंशन को काटने के लिए कहता है, पर लेकिन बिना आंखों के वो उसके कोर को कैसे काट सकता है। यहाँ पर तामिया सोच में पड़ जाता है क्या वो ये कर भी पाएगा। और तभी यहाँ पर तामिया को अपने मास्टर की बात याद आती है कि तुमने जो सब भी सीखा है उसे साथ में लाओ, उसे एनालाइज करो और देखो कि क्या पीछे छूट रहा है। और तभी जो तामिया होता है पता नहीं अपनी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो टॉफा के कोर को काट देता है। और यहाँ पर जो टॉफा होती है वो दर्द में चिल्लाते हुए जूफा का नाम ले रही होती है। और हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि जूफा तोमा और चौबे से फाइट कर रहा होता है और जूफा टॉफा को भी महसूस कर पा रहा होता है। और तभी जो चौबे होता है वो कहता है कि हम इसे बिना हैंडलिंग ताव के हरा नहीं पाएंगे और अब हमारे पास टाइम भी नहीं बचा है, तो मुझे अपनी दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी तोमा अपने भाई चौबे को रोक देता है ऐसा करने से और कहता है कि हम दोनों भाई साथ में मिलकर इसे हरा सकते हैं, जिस पर चौबे मान जाता है। और तभी जूफा कहता है कि लगता है कि तुम दोनों को अभी तक समझ में नहीं आया है, तुम लोग मुझे कभी भी ऐसे नहीं हरा पाओगे, मुझे ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है जिसके अंदर तुम मुझे डिफीट कर सकते हो। जिस पर चौबे कहता है कि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। और हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि तामिया ने तोहफा को काट दिया होता है और वो एकदम पेड़ जैसी बन जाती है और वो इतनी ज्यादा ग्रो हो जाती है कि जो उसका हाथ है वो जूफा तक पहुंच जाता है और वो कह रही होती है कि प्लीज मेरी मदद करो। और यहाँ पर तोहफा रो रही होती है और तभी जूफा कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने हीट में आकर तुम्हें छोड़ दिया। और जूफा कहता है कि हम दोनों कभी भी अलग नहीं थे, हम एक ही थे। और में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रान कह रहा होता है तोहफा और जूफा से कि तुम दोनों हमारी फैमिली हो, पर लेकिन तुम दोनों स्पेशल भी हो क्योंकि तुम दोनों अलग नहीं एक ही हो। और हमें इन लोगों का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं रियोन इन सभी को सिखा रहा होता है और यहाँ पर तोशी और शोशन भी होते हैं। और जो तोहफा है वो शोशन से बहुत ज्यादा डरती है, पर लेकिन जूफा बिल्कुल भी नहीं डरता है। और ये लोग एक दूसरे को हर्ट करने से भी नहीं डरते हैं क्योंकि जानते हैं कि ये लोग अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो जूफा है वो कभी भी तोहफा को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता है। और तभी हम देखते हैं कि कोई जूफा को बता रहा होता है तुम अपने पेन को तो महसूस कर सकते हो, पर लेकिन दूसरे के पेन को महसूस नहीं कर सकते हो, तुम्हें उनके पेन को बस इमेजिन ही करना होगा। अगर तुम उनके पेन को इमेजिन करते हो इसका मतलब है कि तुम उनकी फिक्र करते हो और इमेजिनेशन ही सोर्स है एंजाइटी और काइंडनेस का। और फिर हम अगले सीन में दिखा जाता है कि जो रियोन होता है वो इन सभी बच्चों को समझा रहा होता है और वो कहता है कि जो होको है प्रोटोटाइप टेंशन है उन्हें मेंशन के बाद छोड़ा गया है और उनकी ही मदद से हम अपनी खोई हुई टाओ को वापस से रीगेन करेंगे। और फिर जो रियोन होता है वो इन सभी को इनकी स्टडी के बारे में समझा रहा होता है और वो इनको बताता है कि इन्हें क्या करना है। और तभी वो जूफा को अचानक से बड़ा कर देता है और वो उससे कहता है तुम तोहफा के साथ मिलकर बोचोजुत्सु की स्टडी करोगे। और तुम्हें पता ही होगा कि आखिर बोचोजुत्सु होता क्या है, नहीं भी पता है तुम सामने इमेज में देख सकते हो। और यहाँ पर रियोन इन सबको कह रहा होता है मैंने तुम्हें बातें अचानक से बता दी, पर लेकिन तुम्हें अब अपनी स्टडी पर फोकस करना होगा। और फिर कुछ समय बाद वहाँ से मे भी गायब हो जाती है। जूफा को इसके बारे में नहीं पता होता है, पर लेकिन अब किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जो इन सब की सेंस ऑफ रियलिटी थी और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और जो तोहफा है उसे इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है, पर लेकिन जब भी वो जूफा के साथ होती थी वो अपने आप को सेफ फील करती थी क्योंकि जूफा ने उससे वादा किया है कि वो उसकी स्माइल को हमेशा बनाए रखेगा। और फिर हमें जूफा बताता है कि जो ये लोग मेनलैंड से जानवर लेकर आए थे वो कुछ समय बाद मर गए, लेकिन फिर भी इनकी ट्रेनिंग चलती रही। और जो कुछ 100 सालों के बाद होको का विलेज भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगा। और यहाँ पर जो जूफा होता है वो इन सभी टेंशन से कह रहा होता है कि अगर सारे होको यहाँ से चले गए तो हमारा क्या होगा, हम आउट ऑफ क्रॉप हो जाएंगे। आखिर ग्रैंड मास्टर और रियोन सोच कर आए, पर इनका ऐसा मानना था कि जो ग्रैंड मास्टर और रियोन है वो टाओ का सोर्स पास से भी ला सकते हैं, मतलब कि मेनलैंड से, और वो ह्यूमंस है। पर लेकिन अगर उनके पास कोई भी प्लान नहीं है ये लोग आउट ऑफ टाओ चले जाएंगे और मारे जाएंगे क्योंकि ये लोग सच में इमॉर्टल नहीं है। और इन लोगों को भी थोड़ा डाउट होता है क्या ये लोग कभी भी इमॉर्टल बन पाएंगे, क्योंकि बिना टैन के ये लोग कितने भी ट्रेनिंग कर ले ये लोग इमॉर्टल नहीं बनने वाले हैं। और ये सब बातें सुनकर जो जूफा होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जो सब अभी तक इसने और टॉफा ने किया है वो क्या बेकार हो जाएगा। जो भी टॉफा ने अभी तक सहा है, जो सब अभी तक इन लोगों ने ट्रेनिंग की है, मतलब ये लोग इमॉर्टल भी नहीं बन पाए और इतना सब बेकार भी होने वाला है। और बस यही सब सोच के जूफा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इन सब लोगों की स्माइल जूफा को ट्रिगर कर रही होती है। वो सोच रहा होता है क्या इन लोगों ने अपना दिमाग खो दिया, ये लोग क्या हमेशा बस ट्रेनिंग ही करना चाहते हैं या फिर मैं और टॉफा पागल हो चुके हैं। और यहाँ पर जो जूफा होता है उसे टॉफा की स्माइल को प्रोटेक्ट करना है। और हम वही दूसरी तरफ देखते हैं कि जो टॉफा होती है वो बोट में कुछ रख रही
होती है और बाकी सब पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है, जिस पर टॉफा बताती है कि ये बाहर के लोगों के लिए एक चारा है, मतलब कि ह्यूमंस इसे देखेंगे और अट्रैक्ट होकर इस आइलैंड के ऊपर आएंगे और ये लोग इसे सुलसी गेट से भेजेंगे, मतलब कि ये वही गेट है जिससे गायमारू की टीम यहाँ से निकलना चाहती है। और अगर ये लोग उस गेट से इस बोट को भेजेंगे तो जो वहाँ के मॉन्स्टर है वो इसे तोड़ेंगे नहीं बल्कि मेन आइलैंड की तरफ ले जाएंगे ताकि ह्यूमंस इसे देखे और साइलेंट पे आए और उनका टैन बन जाए। और यहाँ पर जो जूफा होता है वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि जो टॉफा है उसने पहले होको का यूज करने से मना किया था क्योंकि वो उनके दर्द को महसूस कर सकती है, पर लेकिन वो इंसानों के साथ ऐसा करना चाहती है, वो उन्हें दर्द देना चाहती है। और यहाँ पर जो जूफा होता है वो टॉफा को उस हालत में देख पा रहा होता है जिस हालत में सभी टेंशन है। यहाँ पर जूफा टॉफा को समझाता है कि जैसे कि ह्यूमंस है वैसे कि होकोस भी है, वो दोनों हमारे यूज में आने वाले हैं। और दोनों यहाँ पर रोने लगते हैं और फिर उस बोट को छोड़कर गेट को बंद कर दिया जाता है। जूफा कहता है कि हम लोग पागल नहीं है बल्कि ये सारे लोग ही पागल हैं और जो हमारे अंदर है वो क्रेडिटनेस से भरा हुआ है। और हम प्रेजेंट में आते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपने आप को कंबाइन करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है और इनकी इस फॉर्म का नाम है किशिकाई फॉर्म। और इस फॉर्म को देखकर तामे और फुची बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर जो चौबे होता है वो अपनी तलवार फेंकते हैं लोगों की तरफ, पर लेकिन इस फॉर्म में ये लोग उड़ भी सकते हैं। और तामे और फुची इन दोनों के इस फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये उड़ भी सकते हैं और इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और यहाँ पर तामे तोमा से कह रहा होता है कि तेरे भाई ने तेरा साथ भी दिया और तूने हमें धोखा भी दिया, लेकिन फिर भी तुम इस टेंशन को नहीं मार पाए। और तामिया कहता है कि चौबे मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर को अकेले मारने नहीं दूंगा। और यहाँ पर जो फूची होता है वो कहता है कि तामिया तुम्हारा ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर तामिया को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो कहता है कि अगर मैंने इस मॉन्स्टर को मार दिया तो इतिहास के पन्नों में मेरा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। और तामिया को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस उस मॉन्स्टर को कैसे भी मारना है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर से कुछ व्हाइट पार्टिकल्स नीचे गिर रहे होते हैं और यहाँ पर फूची सोच रहा होता है कि ऐसी चीज की वजह से जो तामिया है वो ऐसा बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर फूची नोटिस करता है कि इस चीज को छूना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पर जो चौबे होता है वो कहता है अपने भाई तोमा को कि अब तुम मुझे मत रोकना, अब मैं जो करने वाला हूँ मुझे करने देना। और तभी चौबे जंप लेता है उस मॉन्स्टर की तरफ और अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालता है, मतलब वो पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता है और वो अपने टेंटिकल्स से उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वो ये नोटिस करता है कि वो उन्हें अच्छा खासा डैमेज कर पा रहा है क्योंकि जो टॉफा का वुड एट्रीब्यूट है वो चौबे के सामने काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि चौबे का मेटल एट्रीब्यूट है, मतलब वही हैंडरिंग वाला सीन है। लेकिन तभी चौबे के ऊपर काफी ज्यादा स्लैशेस लगते हैं, उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं, मतलब उसकी बैंड बज रही होती है और तोमा भी नीचे आ जाता है और वो अपने भाई तोमा को ट्रांसफॉर्म होने से मना कर रहा होता है। इनकी आपस में बहस हो जाती है और जो फूची होता है वो इन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। और यहाँ पर फूची लोगों को समझा रहा होता है कि कोई भी सिंगल इंसान इस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकता है, अगर हमें इसे हराना है तो साथ में आना होगा। पर लेकिन चौबे और तामिया आपस में ही लड़ रहे होते हैं जिस पर तोमा इनको शांत कराता है और तभी इन लोगों के ऊपर अटैक होता है, पर लेकिन चौबे और तामिया उस अटैक को संभाल लेते हैं। और यहाँ पर जो फूची होता है वो कह रहा होता है कि हमारी आपस में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बनती है, पर इस मॉन्स्टर को हमें मारने के लिए साथ में काम करना ही होगा। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है, पर लेकिन एंड होने से पहले हमें थोड़ा इन लोगों का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़के कह रही होती है कि हो रही कितनी ज्यादा दूर है, लगता है कि हम कल तक वहाँ पर पहुंचेंगे। और तभी शोगुन कहता है कि हम लोग हॉर्स वेसल का यूज करेंगे वहाँ पर पहुंचने के लिए। ये लोग कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। शोगुन बताता है कि बातचीत के दौरान टोशिन ने मुझे ये चीज बताई थी। और तभी वहाँ पर इवाकाकुरे गाँव की वही निंजा आती है और वो कहते हैं कि हमें आसपास ये चीजें मिली है। और इन चीजों को देखकर शोगुन समझ जाता है कि टेंजा और गेंजी मारे गए हैं। और वो निंजा लड़की कहती है कि कुछ को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें क्रिमिनल ने मारा है और कुछ को मॉन्स्टरों ने मारा है। और इस चीज को देखकर ये लड़की रोने लगती है क्योंकि उसका भाई गेंजी था। और यहाँ पर शोगुन कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द हो रहा ही पहुंचना होगा वरना वो क्रिमिनल्स हमारे लोगों को मार देंगे। और फिर ये सभी लोग एक केव के पास आ जाते हैं जहाँ पर शोगुन एक इंस्ट्रूमेंट निकालता है जिससे उन छोटे मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस चीज के बारे में तोशी ने शोगुन को बताया था। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के आगे बढ़ रहे होते हैं और जो निंजा होते हैं वो दौड़कर उनके पीछा कर रहे होते हैं। तो हे गाइस, सही थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।